परमिशन है? शुरू कर ले? नीट का रिजल्ट चेक कर रहे हैं। पूछ लेना बहुत जरूरी है जी। बढ़िया। तो पिछले शुरू कर लेना, शुरू करें। पिछले 2 सेशन की चर्चा में आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि दूसरे की चाहना के ऊपर ज़्यादातर लोगों को शंका है। दूसरा हमको सुखी करना चाहता है, इस पर हम में से ज़्यादातर लोगों को शंका है। ठीक है? उसी का नाम अविश्वास है, उसी का नाम विश्वास का अभाव है। एक बार अपने से सवाल पूछना शुरू करते हैं कि मैं स्वयं को सुखी करना चाहता हूं कि नहीं, तो दिखाई देता है उत्तर हाँ। अपने से ये सवाल पूछ के देखें कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूं कि नहीं, उत्तर पता चलता है। अपने से सवाल नहीं पूछ करके बाहर इस सवाल को पूछते रहेंगे, कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर से जब हम किसी को देखते हैं तो उसका करना दिखाई देता है, उसके अंदर की स्थिति, उसके अंदर का कसमकस जानते हैं, स्ट्रगल, वो हमको दिखाई नहीं देता है। अपने लिए जितनी बार भी ये सवाल पूछेंगे ना, तो जो पिछले सेशन में भी बात हुई थी, हर बार यही उत्तर आता है कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, लेकिन ये मजबूरी है, ये बाध्यता है, ये परिस्थितियाँ हैं, ये सरकमस्टांसेज हैं, जिसके कारण बाध्य होके हमको गलती करना पड़ता है। और यहाँ बैठे तो कम से कम 130 लोगों से पूछ करके हम लोगों ने इस बात को देख लिया था कि अपने बारे में हम में से किसी को शंका नहीं है। ठीक है? दूसरे के बारे में बहुत सारे लोगों को शंका जरूर हो सकती है कि नहीं, अपने बारे में भी है, उस पर आते। पर ये बात पकड़ में आई कि नहीं पहले, कि अगर अपने बारे में शंका खत्म हो जाए तो दूसरे के बारे में भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि मेरे लिए दूसरा कौन है? मेरे लिए दूसरा आप हैं, आपके लिए दूसरा मैं हूं। हम ही लोग तो एक दूसरे के लिए दूसरे हैं, और कौन दूसरा है? ये बात पकड़ में आती? दूसरा कौन है? हमारे लिए आप दूसरा हैं, आपके लिए मैं दूसरा हूं। अपने बारे में आपको भी शंका नहीं है, अपने बारे में हमको भी शंका नहीं है, दूसरे के बारे में हम दोनों शंका कर रहे हैं। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं? कठिनाई हो तो आराम से बताइए, निश्चिंत हो करके। सॉरी, रिपीट में इतना ही कह रहा हूं कि अपने बारे में आपको भी जो इंटेंशन और कंपिटेंस का अंतर पिछले सेशन में बताया, कि हमारे हाथ से ग्लास गिरता है तो हम कहते हैं टूट गया, दूसरे के हाथ से ग्लास गिरता है तो कहते हैं तोड़ दिया। टूट गया कहने का मतलब है कि कंपिटेंस की कमी है, इंटेंशन तो ठीक है। तोड़ दिया कहने का मतलब है कंपिटेंस भी नहीं है, इंटेंशन भी नहीं है। दूसरे के लिए जब हम देखने जाते हैं तो उसके कंपिटेंस और इंटेंशन को मिक्स करके देखते हैं, और कंपिटेंस में कमी को इंटेंशन के ऊपर भी डाल देते हैं। तो हम कहते हैं दूसरा ग्लास जानबूझ के तोड़ता है, दूसरा क्लास में लेट आता है, दूसरा क्लास को डिस्टर्ब करना चाहता है। दूसरों के लिए जब हम देखते हैं तो ऐसे देखते हैं। अपने लिए जब हम देखते हैं तो अपने इंटेंशन और कंपिटेंस को अलग अलग करके देखते हैं, और कंपिटेंस में कमी को इंटेंशन पर नहीं जाने देते कभी भी। इसीलिए अपनी गलतियों के लिए आदमी सब तरह का तर्क लेके आता है। मैं किसी एक शिविर में सेशन ले रहा था तो किसी ने कहा कि आदमी अपनी गलतियों के लिए सबसे बढ़िया वकील है, लॉयर है, और दूसरों की गलतियों के लिए सबसे कठोर जज है। थोड़ा भी चूक नहीं हो जाए, कहीं इतना सा भी छूट नहीं जाए, वो गारंटी दिए रहता है। ये पकड़ में आता? सोचा जाए इस पर जितने भी और मुद्दे बनते हों, रात की गोष्ठी में चर्चा करेंगे। जी बताइए।
हम जो अपने इंटेंशंस पे बात कर रहे हैं कि हम सबका भला चाहते हैं, मैं तो नहीं चाहती सबका भला। मतलब मैं तो चाहती हूँ कि कुछ लोगों का, जिन लोगों का मैं चाहती हूँ उनका बुरा हो। ठीक बात है, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। यही आप भी कहना चाह रहे थे कि कुछ और कहना चाह रहे थे? इनको ही माइक दे दो जरा जी। हाँ, दो दो, बगल में माइक है, उधर उधर ही है, दूसरा इधर रख लो, वो माइक है उधर। नहीं सर, बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। हाँ, कह लो। मैं, आपने जैसे कि बताया कि आपको अपने ऊपर शंका नहीं होती, जिस तरह से आप दूसरों के ऊपर शंका कर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं अपने ऊपर भी शंका करके देखता हूँ। ऐसे नहीं, ज़रूरी नहीं है अगर कोई आपके ऊपर कुछ कह रहा है तो उसने कुछ तो शायद देखा ही होगा, तभी शायद आपसे कह रहा है। क्योंकि हर एक इंसान के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो बस जीवन भर गलतियाँ ही निकालता फिरे आपकी। ठीक कह रहे हैं। तो ये जो इंसान गलतियां निकाल के कह रहा है, उससे जब आप देखने जाते हो तो आपको अपने कॉम्पिटेंस में कमी दिखाई देती कि इंटेंशन में कमी दिखाई देती? कॉम्पिटेंस में, ऑब्वियस सी बात। ये तो 1B में और 2B में पहले से ही हम भी लिख रखे हैं कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी नहीं कर पाता हूँ, मैं दूसरे को निरंतर सुखी नहीं कर पाता हूँ, तो कॉम्पिटेंस की जगह पे कमी तो है ही। तो अगर उस संदर्भ में देखिएगा तो इंटेंशन ठीक होने के बावजूद कॉम्पिटेंस को ठीक करने का काम तो हमको भी करने की ज़रूरत है, आपको भी करने की ज़रूरत है। इससे तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये जो दूसरा बात इन्होंने कहा ना कि कुछ लोगों को तो माइक दे दीजिए, ज़रूरत पड़ेगा, इधर एक माइक दे के रखिए, दूसरा उधर रखिए। हम जब ये देखते हैं कि ये अच्छा बात है, कम से कम कोई कह तो रहा है, ठीक है, आपके भी मन में हो तो आप मान लीजिए कि आपका सवाल इन्होंने पूछ लिया, ठीक है कि नहीं। हम जब कुछ लोगों का बुरा चाहते हैं, ये किन लोगों का बुरा चाहते हैं? जिन्होंने हमारे लिए ज़िंदगी में अच्छा किया है कि खराब किया है? खराब किया है, ठीक। तो उनके खराब करने से मैं अपने में परेशान होकर के उनका बुरा चाहती हूँ या अपने में प्रसन्न रह के उनका बुरा चाहती हूँ? मतलब अगर उनका बुरा होगा तो मुझे खुशी होगी। बुरा होगा तो खुशी होगी, मैं इससे तो सहमत हूँ। लेकिन जब तक बुरा नहीं हो रहा है तब तक आप आराम में हैं कि परेशान हैं? जब तक नहीं सोचती हूँ उनके बारे में तब तक आई एम फाइन। जब सोचती हूँ तब मुझे दुख होता है। दुख होता है, मुझे बुरा खुद भी करने का मन करता है। एग्जैक्टली। तो ये बात जो आपने कही ना कि जब उनका बुरा हमको याद आता है, उनका बुरा किया हुआ हमको याद आता है 4B की जगह पर, कि दूसरे ने मुझे सुखी नहीं किया, दुखी किया, ये बात जब हमको उनके 4B की दिखाई देती है तो हमारे अंदर विरोध शुरू होता है, ठीक, विरोध शुरू होता है। उस विरोध में, गुस्से में, परेशानी में हम दूसरे का बुरा भी सोचते हैं, चाहते हैं, कर भी देते हैं, कभी कभी कर ही रहे हैं लोग। प्रश्न ये है इसमें मेरा कि जब हम गुस्से की स्थिति में हैं, विरोध की स्थिति में हैं, तो हम खुद सहज और आराम की स्थिति में हैं या परेशानी की स्थिति में? परेशानी की स्थिति में, ठीक। तो अब कौन से देखने को ठीक माना जाए? जब हम परेशानी की हालत में कुछ देखते हैं उसको ठीक माना जाए, या जब हम आराम में, स्वभाव गति में, सहजता में रहते हुए जो देखते हैं उसको ठीक माना जाए? आँख में मोतियाबिंद का रोग हो गया, और मोतियाबिंद जानते, पता है? कैटरेक्ट। तो आँख में मोतियाबिंद का रोग हो गया हो तब जो दिखाई देता है उस देखने को सच्चाई माना जाए, या जब उसका ऑपरेशन करके आँख ठीक होता है तब देखने को सच्चाई माना जाए? जब आँख ठीक हो तब। बहुत बुखार आ जाता है ना तो ठंड लगना शुरू हो जाता है, ठीक। वो बहुत बुखार आए हुए में जो ठंड लग रहा है, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाए कि बाहर ठंडक है, या स्वस्थ शरीर से जो पता चलता है उस आधार पर देखा जाए कि बाहर का तापमान क्या है? उत्तर साफ है ना? हाँ, कंटिन्यू। नहीं, मेरा देखना नहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक हाउ आई सॉ इट, इट्स कि सामने वाले ने बोला है कि हाँ आई डिड दिस बैड टू यू एंड आई वांटेड टू, दैट्स व्हाई आई डिड इट। अब वो सामने वाला बोल रहा है, वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, मैं गुस्सा हूँ नहीं हूँ, डज नॉट मैटर, वो बोल रहा है ना कि उसने किया। उस पर भी आता हूँ, पर पहले ये बात पकड़ में आई कि हम, आता हूँ एक एक स्टेप आता हूँ, हम दूसरे का बुरा तब सोचते हैं
जब उसकी किसी कमियों से, गलतियों से हम खुद परेशान होते हैं। हिंदी में कहते खार खा के बैठा हुआ है। भैया उसकी कमियों से क्यों, खुद की इनकॉम्पिटेंसी होगी तब भी तो परेशान होगा ना वो इंसान। उसका बात बाद में करेंगे, हम तो अभी आपका बात कर रहे हैं। उसकी बात पर तभी मैं आता हूँ। वेट अ मिनट, एक छोटी सी बात कर देता हूँ, फिर बताइएगा। हमको ये पकड़ना जरूरी है कि मैं दूसरे का बुरा कब चाहती हूँ। जब मैं दूसरे से प्रसन्न रहती हूँ कि दूसरे से नाराज बैठी हुई हूँ। सॉरी, दूसरा लायक नहीं है प्रसन्न होने को। ये भाषा ही हर बार यही बता रही है कि आप नाराज बैठे हैं दूसरे से। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये लैंग्वेज अपने आप बता रहा है इस बात को कि हम दूसरे से नाराज बैठे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हम इसको मानते हैं कि जब हम किसी से नाराज बैठे हुए हैं, उस समय जो हमको गुस्सा आता है, विरोध आता है, वो ऐसा ही है कि अपने अंदर एक बार आग लगा लिए ना, ठीक है। तो बुझाने के तरीकों में एक तरीका ये भी लगता है कि मेरा जल रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारा तो जल जाए, ठीक है। मेरा जल रहा घर, कोई बात नहीं, तुम्हारा कम से कम ज़्यादा जल जाए। वो जो कल कथा सुनाई थी ना, मेरी आँख एक फूटे कोई बात नहीं, तुम्हारी तो दोनों फूटनी चाहिए। मेरा एक टांग टूट जाए कोई बात नहीं, तुम्हारी तो दोनों टूटनी चाहिए। ये जो सारा सोचने का डिज़ाइन हमारा पैदा होता है, वो आराम की स्थिति में होता है कि परेशानी की स्थिति में होता है, पहले ये पकड़ने की ज़रूरत है। वेट अ मिनट, सुनूंगा पर उत्तर पहले सुन लिया जाए। तो अपने लिए पहले ये, मतलब उस सेकंड पार्ट पे भी आऊँगा। अपने लिए ये बात देखने की ज़रूरत है कि हम खुद में जब परेशान हो जाते हैं, तब हम दूसरों के लिए इस तरह से सोचना शुरू करते हैं। अगर आपको किसी तरह से ये पता चल जाए कि आपके देखने के नज़रिए में दोस्त था, सामने वाला ऐसा नहीं था, आपका नज़रिया तुरंत बदल जाता है, बदलाव दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि ये जो कमियां हम में भी है, ये डिज़ायर्ड थॉट एक्सपेक्टेशन की लेवल पर है, हमारे कंपिटेंस की लेवल पर है, न कि इंटेंशन की लेवल पर। कंपिटेंस के लेवल पे जब हम परेशान होते हैं तो दूसरे का अशुभ भी हम सोच लेते हैं और कर लेते हैं, ठीक है। बट ये ऐसा ही है कि खुजली हो रही है, ठीक है, तो खुजला लेते हैं, लगता है कि थोड़ा सुख मिल, ठीक है। वो जूता दिन भर काट रहा था, उसको उतार लेते हैं, लगता है थोड़ा आराम मिल गया। तो ये पकड़ना जरूरी है कि दूसरे के दुख की कामना हम उसी समय करते हैं जब हम खुद उससे जले भुने बैठे होते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट जो आपने कहा ना कि उस आदमी ने आके कहा कि मैं तो ऐसा करना ही चाहता था, मैं तो तुमको दुखी करना ही चाहता था, इसीलिए मैंने ये किया। उसमें भी ये बात को देखना चाहिए कि जो मैंने कहा कि दूसरा किसी को दुखी करने कब चाहता है, तभी चाहता है जब वो अपनी स्वभाव गति को खो दिया है, आवेशित गति में आ गया है। तो आवेशित गति में रहते हुए आदमी की बात को सच्चाई माना जाए या सामान्य स्वभाव गति में रहते हुए आदमी की बात को सच्चाई माना जाए, ये प्रश्न है। ये प्रश्न क्लियर हुआ? आवेशित गति में, एक्साइटेड स्टेट में, डिफॉर्म्ड स्टेट में रहते हुए आदमी की बात को सच्चाई माना जाए या जब वो नॉर्मल नेचुरल स्टेट में है तब उसकी बात को सच्चाई माना जाए। कंटिन्यू। सॉरी, मुझे लगा मैं पहले अपनी बात पूरी कर दूं फिर आपको सुनूंगा। आपने बोला कि मतलब मेरा तो बुरा ठीक है लेकिन तुम्हारा दोनों आंख फूट, ऐसा नहीं। I didn't do anything. That person was the one started it. That person was the one who continued it, and that person was the one who did it till end. अब तो मेरा उसके लिए बुरा सोचना ठीक है। ठीक है कि नहीं है, मैं ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ अपना ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया जाए कि जब आप दूसरे का बुरा सोच रहे होते हैं उस समय आराम में होते हैं कि परेशान होते हैं। मेरा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। मैं जब स्ट्रैटेजीज बनाती हूँ उसको हार्म करने की, मैं तब खुश होती हूँ। बिल्कुल, ये स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और फेल हो जाते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, वो मैं फेल तो क्योंकि मेरे को एग्जीक्यूट अभी
I am stopping myself to not execute. Why are you stopping your own self? Because that is socially not right. ठीक है, चलिए ये भी मान लेता हूँ। तो सोशली राइट नहीं है, ये बात तो आपने खुद ही तय कर लिया। अगली बार थोड़ा ऑब्जर्व करके देखिएगा कि ये जब सारा हम विरोध का योजना बना रहे होते हैं, कार्यक्रम बना रहे होते हैं, तो देखना चाहिए कि हमारी मानसिक स्थिति क्या होती है। मैं तो प्रश्न पूछ के छोड़ूंगा कि ऑब्जर्व करके देखना चाहिए कि उस समय मेरी स्थिति क्या होती है। मैं तो अपनी ज़िंदगी के उदाहरणों से बता सकता हूँ कि जब कभी भी किसी से बदले का वो हमारे अंदर चल रहा हो ना, हमारे अंदर तो आग लगी हुई हमको दिखाई दे पाती है। ठीक है, उसमें जलता हुआ मैं अपने को महसूस कर पाता हूँ। ठीक है, अगला तो बोल के चला गया हो, कुछ करके चला गया हो, मैं अगर कई घंटे तक सोचता रहूँ कि उसका बदला लेना है, जितने घंटे तक मैं वो सोचता रहता हूँ, मुझे अपने में तो ये बात बहुत साफ दिखाई देती है कि ये मेरी स्टेट ऑफ बीइंग नेचुरल नहीं है। ठीक है, वो अंदर एक ताप, हीट जो है ना, गर्मी, वो पैदा होती हुई सेल्फ में दिखाई देती है। माइक सर, एक क्वेश्चन मेरा भी था मैम से। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि आप कितना समय इस चीज़ को दे सकते हैं अपना लाइफ का। I mean कि आज आपने उसका बुरा किया, ठीक है, और कल उसने आपका सेम बुरा किया, फिर परसों आपने किया, फिर उसके बाद उसने किया, तो क्या अपना जीवन आप इसी में यापन कर पाएंगे? बढ़िया। नहीं, इतना तो स्ट्रैटेजिकली मैं प्लान करूंगी कि वो वापस करने जितना बचेगा। ये मस्त आइडिया है। इनफैक्ट इस प्लानिंग का फल क्या होता है पता है? इस प्लानिंग का फल परिवार में ये होता है कि दिनों दिन हमारे हथियार ज़्यादा धारदार और तेज होते जाते हैं। ठीक है, हाँ, माइक दे दीजिए एक सेकंड, मैं वाक्य को पूरा कर देता हूँ, फिर बताइएगा। इस प्लानिंग का फल ये होता है कि चोर का कटर मजबूत होता है एक तरफ, दूसरी तरफ ताला मजबूत होता है। ठीक है, इसका परिणाम ये होता है कि एक तरफ मिसाइल्स मजबूत होते हैं, क्वालिटी बढ़ती है, और एक तरफ रडार की क्वालिटी बढ़ती है। स्थिति यथावत खड़ी रहती है। जी भैया अभी तक आप वो कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में बजट बढ़ जाता है। अभी तक तो जो आपने बोला वो स्वीकार हो रहा है। एक पॉइंट जो आपने बोला कि कोई जब आवेशित गति में कुछ बोलता है वर्सेस स्वभाव गति में जो बोलता है, उसमें कौन से उसके स्टेट को माना जाए, कौन से स्टेट पे ध्यान दिया जाए, ये भी स्वीकार हो रहा है थ्योरी में कि ऑफ कोर्स स्वभाव गति में ही मोस्ट नेचुरल, मोस्ट जेन्युइन, मोस्ट ऑनेस्ट चीज़ें निकलेगी। बट एट द सेम टाइम एक ऐसा भी ऑब्जर्वेशन रहा है कि जैसे कोई बहुत गुस्से में है, तो बहुत गुस्से में कई बार वो ऐसे सब बातें बोल देता है अपने मन की जो वो नॉर्मली नहीं बोलता है, जो नेचुरल स्टेट में नहीं आती है। तो जब गुस्से में बोलता है तो ऑफ कोर्स लगता है कि यार ये चीज़ें बोल रहे हो, मतलब ये सब आपके मन में है मेरे बारे में, तो आपने तो बताया नहीं, ऊपर से आप गुस्से में भी बता रहे हो, तो वो टोन तो हर्ट हो ही रहा है ऊपर से। सिमिलरली जब कोई बहुत खुश भी होता है, ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन, कि बहुत खुश है, बहुत एक्साइटमेंट है, तो मजाक मजाक में भी बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं जो मन में रहती है पर वही टाइम पे निकलती भी है। तो ये फिर वो स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि आवेशित गति में भी कई बार हम सच बोल देते हैं या मन की बात बोल देते हैं। ये जिसको आप सच बोलना या मन की बात बोलना कह रहे हैं ना, आप थोड़ा ऑब्जर्व करके देखिए कि ये डिज़ायर्ड थॉट और एक्सपेक्टेशन के लेवल की चीज़ों पर आप बात कर रहे हैं या नेचुरल एक्सेप्टेंस की चीज़ों पर बात कर रहे हैं। तो आपको उत्तर दिखाई देगा कि डिज़ायर्ड थॉट और एक्सपेक्टेशन के लेवल पर, इच्छा की जगह पर, विचार की जगह पर, आशा की जगह पर, ये पूरा जो इमेजिनेशन है, कल्पनाशीलता है, उसमें जो हम एक्यूमुलेट करके रखे हुए हैं ना, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस हम बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं अनेक कारणों से। ये गुस्से में जब हमारा संतुलन अपने ऊपर से बिगड़ जाता है, गुस्से में भी होता है, शराब पीने से भी होता है, जब हमारा संतुलन उतना नहीं बना रहता है कि हम उन सारी चीज़ों को छुपा के रख सकें, तो उसमें से कई सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये तो मैं मान ही रहा हूँ, कह ही रहा हूँ कि डिज़ायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन के लेवल पर तो हमारी भी प्रॉब्लम है, अगले की भी प्रॉब्लम है। ठीक है,
और उस स्टेट में वो जो कुछ भी कह रहा है वो डिजायर्ड थॉट एक्सपेक्टेशन के लेवल की ही इंफॉर्मेशंस हैं, ना कि नेचुरल एक्सेप्टेंस के लेवल की इंफॉर्मेशन है। इतना ही कह रहा हूँ मैं, प्लीज। अब सामने वाले ने तो हार्म कर दिया, इमोशनली भी हार्म कर दिया, मेंटली भी कर दिया, और वो इरिवर्सिबल हार्म है ना। नाउ देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। एक छोटा सवाल पूछूं? हाँ। आप क्या चाहते हैं, ये हार्म आपके साथ होता रहे और आप उसका बदला लेता रहें, या हार्म ना हो आपके साथ? हाँ, वही क्वेश्चन है कि तो अब इससे कैसे डील करना है, क्या करना है? छोड़ दें उसको, उसने जो करा फाइन। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ डील कैसे करें पे अभी कल बात करूंगा। एक बार कम्युनिकेशन पर थोड़ा बात हो जाए तो डील कैसे करें का उत्तर यही है कि अगर कम्युनिकेट हम किसी से करने जा रहे हैं, हमारा क्या बेसिक पैरामीटर होना चाहिए, वो पकड़े बिना कम्युनिकेशन पर बात नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती। हाँ, बात करने से बात बनती है, बशर्ते बात करने आता हो, नहीं तो बात करने से ही बात बिगड़ती भी है कि नहीं? तो भैया इसमें ऐसा लग रहा है कि अगर झगड़ा हो रहा है तो एक बार तो ये समझ गया कि झगड़ा हो रहा है, तो उसको या एक दिन में ख़त्म कर दे या 2 दिन में ख़त्म कर दे, तो उससे जल्दी बचने का ऐसा कुछ हो सकता है? वही सारे उपायों पर हम आते हैं धीरे धीरे। 1 दिन में ख़त्म कर लो, 2 दिन में कर लो। मैं हर बार एक ही बात पूछूंगा कि अल्टीमेटली प्रयास किस बात के लिए करना है, आग लगती रहे और उसको बुझाते रहें, या आग ना लगे। लग गई हो तब तो ठीक है भाई, जो करना है कर लो। उसके भी रिलीज के मेथड बता दूंगा कि कैसे उसको रिलीज कर सकते हैं, कि गुस्सा आया भी तो हम क्या एक्सप्रेस करेंगे और कैसे करेंगे। कई बार आदमी जब गुस्से में बोलना शुरू करता है ना, अपनी बात को भी ठीक ढंग से नहीं रख पाता है, ठीक है। जो तीसरा सुनने वाला हो ना, उसको पता भी नहीं चल पाता है कि गलती उसकी थी कि हमारी थी। तो हमको गुस्सा हो भी गया है और रखना भी चाहते हैं, तो क्या रखें, कैसे रखें, उस पर कल बात करते हैं। अभी तो इतना देखा जाए कि ये ट्रस्ट जो है इंटेंशन के ऊपर हमारा स्वयं के प्रति बना रहता है कि नहीं, और दूसरे के प्रति बना रहता है कि नहीं। अगर दूसरे के इंटेंशन पर हमारा ट्रस्ट बना रहता है, तब भी प्रोग्राम तो हम एक दूसरे का कंपिटेंस देख के ही बनाते हैं। प्रोग्राम हम सिर्फ इंटेंशन देख के बनाते हैं, ऐसा नहीं है। फिर क्यों देख रहे हैं इंटेंशन? इंटेंशन हमारे प्रोग्राम का डायरेक्शन तय कर देता है कि किस तरफ जाएगा। हमको एक बार अगर ये लगता है कि आप समझना ही नहीं चाहते, ठीक है, फिर हमारा सारा प्रोग्राम ऐसा बनेगा कि कैसे तुमको मजा चखा दें, ठीक है। हमको एक बार अगर ये दिखता रहता है कि आप समझना चाहते हैं, हमारा सारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऐसे बनता है कि अगर इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे दूसरी तरह से बोलें, दूसरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे तीसरी तरह से बोलें। इतने बड़े ग्रुप में नहीं समझ पा रहे हैं तो छोटे ग्रुप में हो सके, वो भी नहीं होगा तो पर्सनल बात करके करेंगे। बट ये सारे तरीके हम निकाल रहे हैं, डायरेक्शन हमारा फिक्स है। डायरेक्शन फिक्स होने से ये किसी जगह पर नहीं उभर के आता है कि इसको अभी जवाब दे के चुप कराना है। डायरेक्शन में ये कभी नहीं आता है कि ये हमको परेशान किए हुए है, इसको ऐसा जवाब देंगे कि कल से पूछने की भी हिम्मत न करे। बल्कि मैं तो हर बार ऐसा सोचता हूँ कि इतना ओपन स्पेस दिया जाए कि अपने हर मन की हर बात को हम बोल सकें, कह सकें, तभी उसका सफलता है, सक्सेस है हमारे हिसाब से। तो ये जो ट्रस्ट ऑन इंटेंशन है ना, ये हमारे आपके साथ जीने का डायरेक्शन तय कर देता है, दिशा तय कर देता है कि हम किस तरफ जाएंगे। अगर वो ट्रस्ट ऑन इंटेंशन नहीं होता है तो वो विरोध में, गुस्से में, खीज में, चिढ़ में हम सब जाते ही रहते हैं। कभी हम शुरू करते हैं, कभी आप शुरू करते हैं। फिर जो बंधन कह रहा था कि माचिस किसने लगाई और गैस किसने दिया, जलने के लिए ईंधन फ्यूल किसने दिया, ये सेकेंडरी हो जाता है। एक समय के बाद तो जलता हुआ दिखाई देता है, दोनों जलते हैं उसमें, ईंधन भी जलता है, माचिस भी जलती है कि नहीं। सॉरी, माइक ये रहा।
भैया जैसे मैंने ब्रेक में आपसे पूछा था जैसे मैंने ब्रेक में आपसे पूछा था कि ट्रस्ट जैसे काफ़ी टाइम से बना हुआ है, हमारे रूट्स स्ट्रांग है, लेकिन बीच में कई एक डेली या फिर कुछ टाइम पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो अब रूट्स तो स्ट्रांग है, लेकिन वो जो पेड़ वो ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसका क्या होगा, उसका देखिए रीज़न? बार बार हम एक ही गलती करते हैं कि हम अगले के कंपिटेंस को देख के अगले के कंपिटेंस को देख करके ट्रस्ट क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप हमारे साथ ठीक बिहेवियर करते हो तो हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। जब आप ठीक बिहेवियर नहीं करते हो हम थोड़े दिन तक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, ठीक है, कि ठीक है वह हो सकता है कोई और कारण रह गया हो, कोई परिस्थिति रह गई हो। वो चीज़ समझ रहे, लेकिन हर पॉइंट पे आ ही जाता है ट्रस्ट इश्यूज, हर पॉइंट पे क्लियर, जबकि रूट्स क्लियर है कि हम लोग सही है दोनों। वही बता रहा हूँ। अभी देखिए ट्रस्ट इशूज जो क्रिएट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, इंटेंशन पे हो रहा है कि कंपिटेंस पे हो रहा है। कंपिटेंस पे अगर ट्रस्ट इशूज है, जैसे मान लीजिए मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो नहीं आती जी, ठीक है, ये आपको भी पता हो सकता है, ये हमको भी पता हो सकता है, इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है। हमको ड्राइव करने नहीं आता, ये आपको भी पता हो सकता है, मुझे भी पता हो सकता है। ये म्यूचुअल कॉम्पिटेंस की जगह पर हम एक निर्णय पे पहुंच सकते हैं। कठिनाई वहाँ से शुरू होती है जब इस कॉम्पिटेंस पर होने वाले डाउट को हम इंटेंशन पर लेके जाते हैं। और अभी हमारे जीने का डिज़ाइन ऐसा हो गया है कि जब तक आप हमारे साथ ठीक जीते हैं, ठीक, ठीक जीते हैं, तो हमारा आपके कॉम्पिटेंस पर ट्रस्ट बना रहता है, इस बेसिस पर इंटेंशन पर भी ट्रस्ट रहता है। लेकिन जैसे ही आपके कॉम्पिटेंस में हमको कमी दिखाई देनी शुरू होती है, धीरे धीरे वो कॉम्पिटेंस की कमी इंटेंशन में कमी पर ट्रांसफ़र हो जाती है, सुपर इम्पोज हो जाती है। फिर उसके बाद एक बार उस पर शंका शुरू हो जाए ना, फिर तो आप जो बात बोलेंगे उसी में प्रॉब्लम होगी। एक बार अगर आपको इस बात पर शंका हो जाए कि श्याम हमको गुमराह करना चाहता है, ठीक है, फिर तो जो बोलेंगे उसी पे गुमराह करना जानते हैं, भटका देना। फिर तो हम जो बात बोलेंगे उसी पे डाउट होगा आपको कि नहीं, खाने के लिए खीर लाके भी देंगे तो कहीं जहर तो नहीं पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। ये शुरू हो जाता है अगर एक बार हमारा अगले के ऊपर डाउट क्रिएट हो गया तो। यहाँ पर जो हम बार बार बात कर रहे हैं वो ये कि इंटेंशन और कंपिटेंस दोनों को अगर अलग अलग करके देखेंगे तो ट्रस्ट ऑन इंटेंशन बना रह सकता है। कंपिटेंस के लेवल पर कमी दिखाई देगी तो हम म्यूचुअल डेवलपमेंट के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट ऑन इंटेंशन अगर हमारा बना रहता है और कंपिटेंस की जगह पर हमको कमी दिखाई देती है तो म्यूचुअल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। हाँ, हाउ का तो उत्तर आगे है, उसका उत्तर तो इतना ही है कि खुद ठीक होना पड़ता है, दूसरे को ठीक होने का उपाय बताना पड़ता है। तो भैया इसमें क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस रहेगा? अगर आपने जैसे मेरे को बोला आग लगानी है, आग मतलब बुझा के वापस लगानी है या आग परमानेंट बुझानी है, अभी आपने बीच में बोला था, तो ऑब्वियसली बात है सबको आग बुझानी होती है। तो अब इसमें जैसे आपने म्यूचुअल हैप्पीनेस का पहले एग्जांपल दिया था डे 1 में, और अभी आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में मेरे मन में आया, तो वही इसके लिए क्या होगा डिफरेंस? देखिए म्यूचुअल हैप्पीनेस का मतलब यही है कि ट्रस्ट का भाव, ट्रस्ट ऑन इंटेंशन अगर हमारा अपने ऊपर, अगर ट्रस्ट ऑन इंटेंशन हमारे अंदर बना हुआ है तो हम आराम में रहते हैं। इस ट्रस्ट ऑन इंटेंशन को जब हम दूसरे के साथ एक्सप्रेस करने जाते हैं दूसरा भी आराम में रहता है, तो इस रूप में हमारा म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर हो पाता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब भी इतना ही है कि आपको हम ठीक ठीक समझ पाते हैं, ठीक है, मैं आपको ठीक ठीक समझ पाता हूँ, आप हमको ठीक ठीक समझ पाते हैं, यही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है। हम लोग तो उसको इतने बेसिक से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव हमको जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में दिखाई दे। माइक दे दीजिएगा, उनको कुछ कहना होगा।
और इंटेंशन और कंपिटेंस के लेवल पर भी हम उसको इतने बेसिक से समझने का काम कर रहे हैं कि मूलतः वो आदमी भले गलती करता हुआ दिखाई दे रहा है कंपिटेंस के लेवल पर फंडामेंटली इंटेंशन के लेवल पर तो वो ठीक है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे तो उसका मतलब तो इतना ही बनता है कि जैसा मैं चीज़ों को देखता समझता हूँ वैसा ही आप भी चीज़ों को देखते समझते हैं। जो मेरे देखने की दृष्टि है, नज़रिया है, जिसके आधार पर मैं सच्चाई को देखता हूँ, वही दृष्टि और नज़रिया आपका भी होता है। इस आधार पर हम सच्चाई को एक तरह से देखते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि सुख और दुख ये दो चीज़ें हैं, दिन रात हैं, तो दो पेयर में शब्द चलते हैं। अभी जैसे गुड़िया बात कर रही है तो आप बात कर रहे हैं जीवन विद्या की और वो बात कर रही है झगड़ा विद्या की। वो अपनी फील्ड में माहिर है, आप अपनी में। तो एक मध्यस्थ दर्शन है और एक है मैं ही ठीक दर्शन। आप हैं या नहीं पता नहीं। तो हम सब लोग तो अभी तक झगड़ा विद्या या मैं ही ठीक दर्शन को जीते आए हैं। तो आप हम सबको कब तक ठीक कर पाएंगे? कितने वर्ष लगेंगे इसमें और कितना टाइम चला जाएगा और हम कब सुधरेंगे? देखिए, इसका एक सरल उत्तर ये है, कब का उत्तर पहले ये पकड़ने की ज़रूरत है। आप कितना भी झगड़ा विद्या में उतर जाइए कि मैं ही ठीक दर्शन में उतर जाइए, दूसरा पार्टी जब तक झगड़े में खड़ा नहीं होता ना तब तक झगड़ा नहीं होता। ठीक है, आप नीचे कुएं में बाल्टी गिर जाती ना, ऐसा वो डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक उसको निकालने के लिए, कुएं में बाल्टी को निकालने के लिए ऑक्टोपस टाइप का वो होता है ना, वो डालते हैं। हाँ, बलई। अच्छा, मतलब मैं आपके प्रयास को पिछले 3 दिनों से लगातार देख रहा हूँ और हम मतलब 2 कदम भी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी जो हमारी अविद्या है वो हमें बहुत मजबूर कर रही है कि हम ठीक हैं। तो उसमें मेरे को चिंतन हुआ कि आपका जो प्रयास है ये तो अपनी जगह 100/100 है, तो हम क्यों नहीं कर मतलब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, क्या चीज़ है वो जो रोक देती है हमें बार बार? मुझे जो समझ में आता है वो मैं बता देता हूँ। मेरे हिसाब से हमको एक बार भी ये नहीं लगता कि आदमी ठीक समझना नहीं चाहता है, आप ठीक समझना नहीं चाहते। हमको एक बार भी ऐसा नहीं लगता। ठीक है, और आप पूछेंगे मैं क्यों कर रहा हूँ इसको, बहुत सिंपल उत्तर है, मेरे पास करने के लिए कोई बेटर काम नहीं है जी। मैं तो मजबूर आदमी हूँ जी, क्या करूँ और दूसरी सारी चीज़ें निरर्थक लगती हैं, तो मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है कुछ और करने का। तो मैं तो बाध्य हूँ इस काम में भागीदारी करने के लिए, क्योंकि मुझे अपने सुखी होने का और समाज के ठीक होने का कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। और ये दोनों मेरी चाहना है, किसी ने हमको मजबूर तो किया नहीं है कि श्याम तुम ठीक हो और समाज में कुछ मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन करो। ये मेरा अपना ही नीड है, अपना ही एस्पिरेशन है, अपना ही डिज़ायर है, जिसके फुलफिलमेंट के लिए मैं तो लगा हुआ हूँ जी। अगर मेरी स्थिति पूछिएगा तो इतनी सीधी सी है कि मैं अपने लिए लगा हुआ हूँ, क्योंकि यही हमको करने का काम दिखता है। उम्मीद तो देखिए, आप हमको भी 20 साल पहले देखे होते ना तो यही सवाल पूछते, श्याम तुम में कुछ उम्मीद भी बची है कि नहीं? तो ऐसा थोड़ी है कि मैं पहले से ही ऐसा था। हम भी लोगों को जवाब दिए हैं, हम भी लोगों को पलट के चुप कराए हैं, हम भी लोगों के ऊपर डाउट किए हैं, हम भी झगड़ा किए हैं, हम भी जवाब दे के आए हैं। लेकिन 2 बात है, जितना जितना उस प्रक्रिया में दुख दिखाई देने लगता है उतना उतना मन वहाँ से हटता है। मैं तो एक समय में ऐसी स्थिति भी देखा कि मैं एक बार अगर कुछ जवाब देता हूँ, आप कितनी देर दुखी होते होंगे पता नहीं, मेरे लिए तो वो दिनों के दुखी होने का प्रोग्राम है। तो हमको धीरे धीरे ये बात समझ में आ गया कि मैं इस गड्ढे में क्यों उतरूं जो मुझे दिनों दुखी कर रहा है। उससे ज़्यादा आसान उपाय है कि वो जो कचरा बोल रहा है उसको छान के सुन लें उसी समय। ये जो कचरा जमा कर लिए और दिनों हम दुखी होते जा रहे हैं, ये हमको अपने में दिखाई देता था। तो ये करते रहें या कचरा छान लें, तो धीरे से समझ में आया कि वो कचरा छान लेना ज़्यादा सरल उपाय है। और पूछेंगे कितना दिन लगता है, ये दिन माप के तो नहीं बताया जा सकता,
लेकिन किसी भी आदमी का आप रिस्पॉन्स को अगर पहले दिन का देखेंगे और तीसरे दिन का देखेंगे आपको अंतर दिखाई देगा, इतना हम जरूर कह सकते हैं। ये दूसरी तरफ से भी मैं कह सकता हूँ कि आप पहले दिन और 3 दिन के बाद रिस्पॉन्स देखिए, दिखाई देगा। बल्कि आप सवालों को भी सुनेंगे ना, तो कौन आदमी पहले दिन से बैठा है और कौन आदमी तीसरे दिन आया है, ये आपको सवाल सुन के समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन होता है ना, उसको सुन के समझ में आ जाता है कि कौन आदमी पहले दिन से है, कौन आदमी आज आया है। जैसा भैया आप इसमें लिख रखा है कि मैं स्वयं में निरंतर सुखी रहना चाहता हूँ, और मैं सच मतलब अंदर से चाहना भी यही है कि हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं जी। और क्या हम अपने आप को सुखी कर पाते हैं, ये जी 1B में लिख रखा है। जी। पर कभी कभी मतलब पहले वाला राइट साइड वाला तो एग्जैक्टली सही है पूरा, पर जो लेफ्ट साइड वाला ये इस आपकी तरफ से लेफ्ट साइड वाला जो B वाला दिख रहा है, हाँ। इसमें कभी कभी ट्रस्ट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमें योग्यता ही पता नहीं होती आगे वाले की। जी। और सही योग्यता नहीं पता होने पर हम ज़्यादा या तो अपेक्षा कर लेते हैं या ओवर इवेल्युएट या अंडर इवेल्युएट कर देते हैं। तो उसको भी जानने का कोई ना कोई तरीका तो होगा जो सो दैट वी कुड डू समथिंग, वी कुड। देखिए, अगर परिवार में इस कार्यक्रम को हम करना चाहते हैं, योग्यता पता करने का दोनों उपाय है। एक सबसे सिंपल उपाय है, नहीं समझ में आ रहा है, पूछ लें अगले से। अगले से पूछ लें कि भाई खाना बनाने आता है कि नहीं आता है, पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल उपाय है पूछ लेना। दूसरा क्या होता है कि साथ रहते रहते ना धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में अनुमान बनने ही लगता है, हमारा बनने ही लगता है। जी। तो योग्यता जानने के लिए साथ रहना जरूरी है, क्योंकि मतलब कहीं स्टेशन पे खड़े हैं और अचानक से किसी से मुलाकात हुई तो उसकी योग्यता तो 1 मिनट में तो पता चलने से रही। बहुत मुश्किल है। पर एक आप उनके साथ प्रोग्राम भी क्या बनाते हैं जी, वो ऊपर की बर्थ पर सोता है, आप नीचे की बर्थ पर सोते हैं, सुबह सुबह अपना बैग उठा के दोनों अपने घर चल देते हैं, हाय बाय, बात पूरी हो गई। वहां बना भी कितना प्रोग्राम रहे हैं हम, इतना ही तो प्रोग्राम बना रहे। ये तो प्रोग्राम हम सबसे ज़्यादा कहाँ बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, ठीक है, और ऑफिस में बना रहे हैं, या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ बना रहे हैं। ये 2 जगह पर म्यूचुअल कॉम्पिटेंस का पता होना ठीक ठीक जरूरी है, ताकि कार्यक्रम ठीक ठीक बन सके। बाकी जगह हम बहुत बनाते भी नहीं हैं जी। पूछने से तो भैया, पूछने से तो कौन सच बताएगा कि हाँ कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ। देखिए, मुद्दे की बात यही है, हमको लगता है आदमी सच बोलना नहीं चाहता है। आप ये बताओ कि आप अपने अंदर किसी परेशानी में, किसी पीड़ा में उलझ रहे हो जब, ठीक है, आप कोई आदमी ढूंढते हो कि नहीं जो ईमानदारी से शेयर कर सके, हम जिसके साथ कुछ रास्ता बता सके, बशर्ते वो दूसरों तक जाके हमारी शिकायत ना कर दे, ढूंढते ना। तो ये दिखना जरूरी है कि अगर अगला करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो करना नहीं चाहता है, इसका मतलब है कि हम वो स्पेस प्रोवाइड नहीं करते हैं जहां वो बोल सके। हम बुलाते हैं बच्चे को बात करने के लिए, वो पहला लाइन बोलता नहीं है कि हम डांटना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हम बताना शुरू कर देते हैं तुम तो नालायक हो, बेकार हो, तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी हमारी, तुमको पहले बताना चाहिए था। ये जो सारे तर्क हम शुरू कर देते हैं ना अगले को घेरने का, उसमें अगला फिर घबरा जाता है। घबरा गया एक बार तो बात खत्म हो गई, फिर और क्या। पर फैमिली में तो इतना स्पेस नहीं होता कि हम बता पाए, और रहना हमें फैमिली में और उन्हीं को ऑब्जर्व करना, उन्हीं की योग्यता को चेक करते रहना है, तो फिर हम मेरे हिसाब से तो फैमिली में सबसे ज़्यादा स्पेस पॉसिबल है अगर हम क्रिएट करें तो। जैसे यहीं पर मैं देखता हूँ कुछ लोगों को सवाल पूछ लेते हैं, कुछ लोगों को बहुत संकोच होता है कि इतने 130-135 लोग बैठे हुए हैं, मैं कैसे सवाल पूछूं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। इस तरह की मान्यताएं जब भी जिसकी बन गई है, उसको नालायक बताने की ज़रूरत है या धीरे धीरे सपोर्ट करके उसको इनकरेज करने की ज़रूरत है ताकि वो बोल सके। हमसे जो गलती होती है वो ऐसा होता है कि हमने पॉइंट आउट कर दिया कि तुम नालायक हो, तुमको इतना भी तमीज़ नहीं आया है, देखो यहाँ क्लास 4 के बच्चे बोल लेते हैं, तुम 12th में आके लड़खड़ाए जा रही हो, जुबान नहीं है मुंह में, क्या खाना खाते समय तो मुंह खोल लेती हो, अभी नहीं खुल रहा है, ठीक है। हमको लगता है हम समझा रहे हैं हमको लगता है हम बड़ा कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला रहे हैं,
तो वो पकड़ना ज़रूरी है कि वो फ्री स्पेस चाहिए जहाँ अगला कह सके अपनी बातों को, कह सके। और घरों में उस स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज के दिन वो स्पेस नहीं दे रहे हैं घरों में। इसीलिए जब नहीं देते ना स्पेस, तो बच्चा कहीं और जाके जगह ढूंढ लेता है। ठीक, फिर कहते हैं बेटा तुम घर से बाहर लेट नाइट क्यों आने लगे हो। आएगा लेट नाइट जी, कहाँ जाएगा उस स्पेस को ढूंढने के लिए, कहीं तो जाएगा ना। उस स्पेस में तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे तो फिर ऐसे तो मतलब बहुत सारी परेशानियां आ चुकी होगी तब तक तो। अरे देखिए, अगर ये समझ में आता हो तो जितना जल्दी वो स्पेस क्रिएट कर लेंगे उतना कम समस्या होगा। एक चलती हुई 100 की स्पीड वाली ट्रेन को आप रोकना चाहेंगे तो 10-20 मीटर तो घिसटेगा जी, कैसे ब्रेक लग जाएगा अचानक। और अचानक कोशिश करिएगा तो खुद ही पलट जाइएगा। आप जब बोल रहे थे ना कि मैं कुछ बोल देता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, ऐसा मेरे साथ भी फॉर फ्यू पीपल इट हैपन्स कि मैंने उनको कुछ बोला तो मुझे बुरा लगा, बहुत दिनों तक लगता रहा। हमने बैठ के सॉर्ट भी कर लिया, फिर भी मन में कहीं ना कहीं पे आए कि फीलिंग बैड कि यार नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना। बट उस वक्त जब वो झगड़ा हो रहा होता है एंड देन आई से थिंग्स, द पर्सन सेज थिंग्स, तब नहीं रुका जाता है। मतलब आई ऐसे कई बार मैं अपना वो एनवीसी वाला वर्कशॉप हुआ था उसके बाद में मैंने ट्राई भी किया था, बट क्योंकि फिर मुझे सामने से एफर्ट्स नहीं आए तो मेरा गुस्सा जो यहीं पर था वो और इधर हो गया और वो इतना गंदा ब्लास्ट हुआ कि बहुत ज़्यादा ख़राब हुई फिर चीज़ें। तो हम एनवीसी में कल उस पर बात करेंगे, मैं साइड रिस्पॉन्स के रूप में दे रहा हूँ, इसको मेन क्वेश्चन मान के नहीं बढ़ाइएगा। हम एनवीसी में इस बात पर बहुत बात करते हैं कि आप किसी जले हुए की जब आग बुझाने जा रहे हैं ना, तो आप गर्म तवे पर पानी डालिए, क्या होता है? जोर की आवाज़ के साथ वो ऐसा फेंकता है ना, उसको 2 बार 4 बार 5 बार 7 बार डालिएगा ना तो फिर धीरे से तवा बुझ जाएगा। ठीक, बुझ जाएगा। उसके बाद जब ठंडा हो गया फिर आप डालते रहिए पानी, कोई कठिनाई नहीं है। पर 7 बार जितना पेशेंस ही नहीं है भैया। जब तक वो 7 बार वाला पेशेंस नहीं हो तब तक आग में हाथ डालने क्यों जाते हैं? पहले अपना पेशेंस बढ़ाएं ना जी। मैं आपका हाथ जलाने में भी रुचि नहीं रखता हूँ, लेकिन हमको पता है कि मैं 15 फीट खाई नहीं कूद सकता हूँ, अभी 3 ही फीट कूद पाता हूँ, तो 15 फीट पे जंप क्यों करने जाएं? नेट प्रैक्टिस करते रहें, 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट, जब लगे 15 कर सकते हैं तब चैप्टर खोला जाए। तो फिर तब तक चीज़ें खराब ही रहने दें। तब तक तो एनीवे कोई उपाय नहीं है जी, तब तक झगड़ा करके ठीक हो ही जाता है एट द एंड। झगड़ा करके ठीक हो जाता है तब तो आराम से कर लिया जाए। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ना करें। मैं तो बिल्कुल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से कुछ है ही नहीं। मेरा रोल तो एकदम सिंपल है कि आप क्या होना चाहते हैं उसको देखने में मैं कुछ ध्यान दिला सकूं। ठीक है, जो आपकी बेसिक इनेट डिज़ायर है ही, मेरा काम तो उस पर ध्यान दिलाना है। बाहर से क्या और इम्पोज करेंगे जी, हम पहले ही बोझ से दबे हुए हैं, एक और बोझ में ऊपर से इम्पोज कर दूं, क्या मतलब है उसका? ये तो बोझ उतारने का प्रोग्राम है, बोझ डालने का थोड़ी। ये डी स्कूलिंग का प्रोग्राम है, डी लर्निंग का प्रोग्राम है। एक्स्ट्रा बोझ क्यों डाला जाए जी, उतारा जाए, खाली हुआ जाए जी। देखिए, जीवन विद्या का अभी उद्देश्य जो हाईलाइटेड आता है कि पारिवारिक झगड़े, शिक्षा का अभाव या संबंध में रहना या ऐसी बातें जो मनुष्य के साथ बड़ी ज़रूरी है, लेकिन हम सब पढ़े लिखे लोग, धनवान और बहुत ज्ञानी ध्यानी एक तरह से मानते हुए यहाँ आते हैं जैसे, लेकिन फिर थोड़ी बात समझ में आती है तो 0/0 हम हो जाते हैं और आपको 100/100 मान लिया जाता है। लेकिन हमारी पहली वाली अवस्था यहाँ आने से पहले हम होशियार हैं ऐसा मान के आते हैं। लेकिन छोटी सी बात कि क्रोध के वशीभूत या कामनाओं के वशीभूत हम उलझ चुके हैं और हमने जीवन का एक बड़ा समय भी पार कर लिया है। मतलब जिस समय हमें संबंधों को सीखने की ज़रूरत थी वो समय दूसरी चीज़ों में कट चुका है और आज हम समाधान चाहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो घड़ा पक गया है, अब उसमें और हम उसको अच्छा बनाना चाहते हैं या नया शेप देना चाहते हैं। पहली बात।
दूसरी बात ये है कि जैसे साथ जो सत्य जो बात आती है, जैसे संत लोग कहते हैं, मैं थोड़ा सा उसको एक विषय से हटकर लेना चाहता हूँ कि क्रोध है। अब क्रोध हम शब्दों में बोल के मिटाना चाहते हैं, लेकिन ये आचरण की वस्तु है। आज हम शब्दों से उसे दबा लेते हैं, लेकिन वो दबाने से कई बार क्या होता है, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जीवन विद्या का एक सेशन लिया है, सीखा है और एक संकल्प लेके घर गया हूँ, लेकिन हुआ यह है कि कुछ परिस्थितियां बनने के बाद क्रोध के वशीभूत वो ज्ञान का विलोपन हो ही जाता है। वो याद ही नहीं आता है कि बुद्धि ने हर लिया है उसको। फिर बाद में हमें अगेन मौका मिलता है तो फिर वहाँ विचार करने का समय मिलता है, लेकिन घटना हो चुकी होती है। तो उससे कई बार तो ऐसी कंडीशन होती है कि समाधान क्या हो सकता है, कहीं बुरा भी हो सकता है, व्यवहार इतना बिगड़ जाता है कि वो वापस रिकवर होना मुश्किल होता है। तो हम शिक्षित हैं या नहीं, तो शिक्षा हमने जो पूरी की है, जिसमें धन केंद्र में है लेकिन आचरण केंद्र में नहीं है, तो यहाँ क्या हम आचरण सीखने की मांग है या फिर हम अपने आप को जैसे बैकग्राउंड रूप में सिद्ध करना चाहते हैं कि हम सही हैं। जैसे कहा, बार बार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी बात मेरे फेवर में आ जाए, 4-5 लोग बोल ले तो मैं संतुष्ट हो जाऊँ। जैसे पैसे की बात चल रही थी कि 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसी बात, लेकिन क्या है, 2 करोड़ की बात हो सकता है आप सही समझाना चाहते हो, लेकिन 4-5 लोग हैं वो इस फेवर में आ जाए कि ये सही कह रहे हैं, तो उसका उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन आपने 100 ऐसे अकाट्य उदाहरण दे दिए जो उसे काट ही नहीं सकता है, फिर भी वो 5 लोगों से संतुष्ट होकर उसी को कंटिन्यू रखना चाहता है। और हर विषय में यही हो रहा है। हम गलत हैं, समझ गया आपकी बात को। तो इसका फिर बात आती है कि आपने कहा कि मैं भी कभी जवाब देता था, सुनता था और इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा हूँ। तो आपने हो सकता है काफ़ी लंबे समय लिया है, इसमें काफ़ी आपका अभ्यास रहा है, ऑफ कोर्स ऐसी है ही बात। तो क्या बात के अलावा ऐसा आपने कोई कर्म और ऐसा आचरण भी किया है जिससे इतना बड़ा परिवर्तन दिखलाई पड़ा है? तो वो बात भी रखें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा इंजीनियरिंग करने के लिए 10 साल 12 साल 15 साल लगा रहे हैं ना, वैसा इसके लिए भी कुछ साल लगाने को तो सोचना पड़ेगा। हम सोचेंगे 3 दिन 5 दिन 8 दिन में सब मिल जाए, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? ठीक है, मैं उसका तो आश्वासन भी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि बदलाव होता है ये नहीं आदमी में, मैं खुद प्रमाण हूँ कि बदलाव होता है। ठीक है, बहुत सारे और लोगों को मैंने प्रमाण के रूप में देखा है जिनमें बदलाव होते हुए पाया है। और यहाँ बैठे हुए लोगों में भी आप देखिए कि कुछ भी बदलाव होता है कि नहीं होता है। ठीक है, दिखाई देगा। ठीक है, वो आगे सस्टेन नहीं करता होगा, बहुत लंबा टिकता नहीं होगा, लेकिन बहुत ईमानदारी से पीछे लौट के देखिएगा, क्या कोई बात नहीं टिकती है या बहुत सारी बातों में से कुछ टिक भी जाता है? खुला प्रश्न छोड़ रहा हूँ मैं, देखना चाहिए करके। मैं तो प्रयोग धर्मी आदमी हूँ जी, जो प्रयोग में निष्कर्ष निकलता है उसको स्वीकारा जाए, तो इसको भी करके देखना चाहिए। ऐसे ही 130-35 लोगों में अगर 5 लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई, तो ये जो 125 को समझ में आ रहा है, इसको आधार बना करके ज़िंदगी जिया जाए, या जो 5 को नहीं समझ में आ रहा है इसको आधार बना कर जिया जाए? ये भी सवाल तो अपने से पूछ के देखेंगे ना। फिर वो 5 आदमी जो नहीं कनेक्ट हो पा रहे, 2 अप्रोच हो सकता है। या तो हम ये कहें कि वो घड़ा पक गया है, समझना नहीं चाहता है, हो ही नहीं सकता कुछ। मैं इस पक्ष का नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए ये बात को देख पाता हूँ कि समझने की क्षमता हर मानव में है, और समझने की संभावना, इच्छा, कामना हर मानव में है ही। अपने अध्ययन से हमको ये बात दिखाई दी है। तो उन 5 आदमी के लिए भी मैं तो ऐसे ही देख पाता हूँ कि मैं बातों को उस तरह से नहीं रख पाया कि अगले को वो छू पाए और उसको पेनिट्रेट कर पाए। तो अगली बार अपना कॉम्पिटेंस और बढ़ाएंगे जी, और बढ़ाएंगे। आप 10 साल पहले हमारे शिविर को सुने होते तो शायद हम इतने अच्छे से नहीं बोल रहे होते जैसा आज बोल रहे हैं। 10 साल बाद सुनेंगे तो हो सकता है जिस लाइन को अभी मैं 5 मिनट में उत्तर दे रहा हूँ शायद 30 सेकंड में भी दे दूँ। तो ये खुली संभावना के साथ ही मैं भी खड़ा हूँ। इतना ही कहूँगा मैं उन सारी बातों के रिस्पॉन्स में।
लेकिन आपके अभ्यास में जीवन विद्या का इसके अलावा जो ये अभी जो मुझे लगता है कि ये बड़ी प्राइमरी कक्षा है कि आज हमारी जस्ट एंट्री है और आपने 8वीं 10वीं क्लास इसकी पार की है, तो ये सारी यात्रा ये पूरा करने के बाद ही सफल हो पाएगी। तो आपने भी इतना अभ्यास किया होगा, तो मुझे लगता है आप वैसे ही बात को रख पा रहे हैं। और आपका विशेष तौर से क्या ऐसा कोई बातों के अलावा आचरण में या कर्म में ऐसा कोई और भी चीज़ है जिससे आपका अभ्यास और बढ़ा है, समर्पण भाव बढ़ा है और आचरण में वो चीज़ उतरी है? ये जिसको आप बात कह रहे हैं ना, पहले ये समझना पड़ेगा कि ये बात नहीं है, ठीक है? ये बात नहीं है। आप खड़े होकर के किसी आचरण से ही प्रस्तुत हो रहे हैं। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, आचरण से ही प्रस्तुत हो रहा हूँ, ठीक है? आपका बोलना, आपका भाषा, आपका शैली, आपका टोन, आपका लहजा, आपका खाना पीना, आपका यहाँ सवाल पूछना या आपस में बात करना, आपका बाहर निकलना या रुकना, आपका सोना जागना, ये सब कंटिन्यूअस आपके आचरण के रूप में जो ये सारी चीज़ें हैं आपके बारे में बहुत कुछ बता रही होती हैं। और पूरे जीवन विद्या के अभ्यास को देखिएगा तो बात करना अभ्यास नहीं है, ठीक है? वास्तविकता को समझने के लिए ध्यान देना और ध्यान देने के आधार पर अपने भाव को स्थिर करना, विचार में समाधान को सुनिश्चित करना, व्यवहार में न्याय को सुनिश्चित करना, व्यवसाय में समृद्धि को सुनिश्चित करना, ये अभ्यास है। बट ये साइड लाइन है, मैं इसको यहाँ एक्सप्लेस करने में नहीं जाऊँगा। मुद्दा ये है कि पहले ठीक क्या है उसको समझ तो लिया जाए, फिर अभ्यास पर बात करेंगे। एक बार तय हो जाए कि दिल्ली जाना है, तब तो दिल्ली जाने के रास्ते पे बात करेंगे। जब तक यही तय नहीं हुआ है कि दिल्ली जाना है कि कलकत्ता, तब तक अभ्यास पर कुछ ज़्यादा बात नहीं हो सकती। पहले तय तो हो जाए। बढ़िया, विचार किया जाए। मैं तो सारे प्रश्नों को खुला रख रहा हूँ विचार करने की दृष्टि से। जो भी और बातें होंगी उसको देखेंगे रात में, पर अपने लिए बार बार पूछ के देखा जाए कि मूल में मेरी कामना क्या है, सुखी होने की और सुखी होकर के दूसरे को सुखी करने की या नहीं। ये सवाल बार बार अपने से पूछा जाए। अगर उत्तर नहीं दिखाई देता है तो, और उत्तर दिखाई देता है तो बात खत्म हो गई। माइक। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं चाहने और योग्यता की, तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कोई व्यक्ति जो मेरे लिए मायने रखता है, मैं चाहता हूँ, मेरा चाहना ये है कि मैं उसे जैसे मैं सुखी देखना चाहता हूँ या फिर सुखी रखना चाहता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। बट मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं अपनी योग्यता कैसे पहचानूं, क्योंकि मेरे लिए तो मायने रखता है ये कि मैं उसे सुखी देखूं या फिर सुखी रख सकूं। अगर मेरी योग्यता उतनी नहीं हुई, कभी आगे जाके मैं जान पाया ये चीज़ को कि मेरी योग्यता इतनी नहीं है, तो मैं शायद उसे और खुद को दोनों को ही दुख में ढकेल दूंगा। तो भला मैं अपनी योग्यता कैसे पहचानूं? अपनी योग्यता को पहचानने का एकदम सिंपल बात है कि जो पीछे अपने हम लोगों ने बात की थी ना, कि निरंतर सुखी रहने का एक प्रोग्राम है, मानव, परिवार, समाज और प्रकृति, इन चारों लेवल पर हार्मनी को, व्यवस्था को समझने का और उसमें जीने का। अगर वो योग्यता हमारी बन गई है कि हमने मानव के रूप में मानव को ठीक समझा है, परिवार में व्यवस्था को ठीक समझा है, समाज में व्यवस्था को ठीक समझा है, प्रकृति में व्यवस्था को ठीक समझा है, और वैसा जीने की योग्यता हमने विकसित कर लिया है, तो हम मान सकते हैं कि हमारे में योग्यता है। अगर मानव को ठीक नहीं समझे हैं, वहाँ कन्फ्यूजन है, परिवार को ठीक नहीं समझे हैं, समाज को ठीक से नहीं समझे हैं, प्रकृति को ठीक से नहीं समझे हैं, भाषा में बोलना सीख लिए हैं लेकिन जीने का अभ्यास नहीं किए हैं, तो हमको पहचानना पड़ेगा कि कमियां हैं। बढ़िया, मैं सोचता हूँ थोड़ा इनकी बात को सुन के फिर सम्मान पर थोड़ी बात कर देता हूँ। भैया, आपने एक बात बताया था आप कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, इनको देख के एक अंदाज़ा लगता है। लेकिन कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होने के बाद हमारा ट्रू कलर्स आता है कि हमें ही डर लगता है। ठीक कह रहे हैं। हमारे अंदर ऐसा जानवर भी था, ये हमें पता ही नहीं था। है ना। लेकिन ये तो फिर पर्सनालिटी एनालिसिस हो गया ना।
आप जो बता रहे हैं वो तो पर्सनालिटी एनालिसिस है, वो तो HR करते हैं, लेकिन ट्रू कलर्स तो ऐसे बड़े इंसिडेंट्स के बाद ही एक आदमी का अंदर का बाहर आता है। ठीक कह रहे हैं। सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, हम लोगों ने अपने परिवारों में वैसे इंसिडेंसेस को क्रिएट होने का बहुत वातावरण बना रखा है। इसलिए ये जो ट्रू फेस होता है ना, ये बाहर कहीं भी कितना छुपा करके रख लें, परिवार में नहीं छुप पाता है। ठीक है, तो अगर मैं तो इसलिए कहता हूँ कि आदमी अगर परिवार में ठीक से जी ले ना, उसको संसार में कहीं जीने में समस्या नहीं होगी। बाहर तो हम बहुत मुखौटा लेकर के घूम सकते हैं, घर में कहाँ घूमिएगा जी, घर में कहाँ घूमिएगा। और घर में अगर ठीक से जी लेना तो बाहर जीने में कोई कठिनाई नहीं जी। तो भैया ये क्या वी हैव टू वेट फॉर द टाइम बम टू ब्लास्ट, और वो ऐसा सिचुएशन आए नहीं उसके लिए पहले से ही काम कराया जाए कि दिस इज वी इवन डोंट नो व्हेन इट विल ब्लास्ट, क्या और किसके साथ कैसा होगा ये पता नहीं है, और उस वक्त उस घटना में वो क्या कर बैठेगा ये पता नहीं है, और ऐसा घटना हो जाता है तो फिर वो तो खतरनाक है जी। निश्चित रूप से। तो अगर आप उपाय पूछेंगे तो कहीं ना कहीं एजुकेशन संस्कार का प्रोग्राम, शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम बचपन से ही ठीक होने की ज़रूरत है। 55 साल तो नहीं होगा, अभी तो कोई एजुकेशन नहीं हो सकता है। अब जब सब तरफ आग लगी हुई हो तो एक घर बचाया जा सकता है। सबको साथ में कैसे बचा दें, पहले एक की आग बुझाएं, फिर दूसरे बुझाएं, फिर तीसरी बुझाएं, यही किया जा सकता है जी। तब तक क्या किया जाए भाई, जल रहा है तो और कोई क्या कर सकता है जी। आप कहेंगे कि सारी धरती में आग लगी हुई है, बुझाने के लिए क्या किया जाए भाई। एक साइड से शुरू कर सकते हैं, जितना अपना हमारा योग्यता है, आपका, हमारा, किसी का भी। और क्या कर सकते हैं जी। ट्रू। और मैं तो मानता हूँ, देखिए जो मैंने पहले भी कहा, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करूँगा। ठीक है। Because sometimes it is so surprising, even after so much learning and undergoing training programs, फिर भी ऐसा हम बिहेव कर देते हैं, हमारे साथ कोई ऐसा बिहेव कर देता है। Probably we are not focusing on practice. Probably we are just learning to speak rather than live. और जब मैं जीना कह रहा हूँ तो वो कोई बाहर जीने की बात नहीं कह रहा हूँ, अंदर भाव के स्तर से जीने से ही जीना शुरू हो जाता। भाव के स्तर पर जीने का एक बड़ा हिस्सा है हमारा, विचार के स्तर पर जीना एक बड़ा हिस्सा है हमारा, व्यवहार में, कार्य में, बाहर तो बहुत छोटा हिस्सा आता है, बहुत छोटा हिस्सा आता है। तो भाव के स्तर पर अपने में जहाँ कहीं कमियाँ दिखती हैं उसको बदलाव करने का, उसको इम्प्रूव करने का, इस नए पैटर्न को मजबूत करने का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो जो अंकुर एक उठता भी है शिविर से ना, वो धीरे धीरे मर जाता। एक बीज लगाइए, उसमें से एक अंकुर निकले, उसको खाद नहीं दो, उसको पानी नहीं दो, ठीक है, उसको हवा नहीं दो, सब तरफ से ढक दो, एक गाय को और चरने के लिए साथ में भेज दो, फिर कहोगे पौधा बड़ा नहीं हो रहा है जी। कैसे बड़ा होगा जी, कैसे बड़ा होगा। ये जो उसको संभाल, क्या कठिनाई क्या होती है कि ये जो लाइफ में अलग अलग समयों पे वर्कशॉप्स में हमको कुछ ग्लिम्पसेज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अभी पिछले 3 दिनों में कुछ मुद्दों पर कुछ ग्लिम्पसेज मिले होंगे। ये जो ग्लिम्पसेज हमको मिलते हैं सच्चाई के बारे में, उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, उसको वैल्यू देने की ज़रूरत है, उसके आधार पर अपने जीने का डिज़ाइन प्लान करने की ज़रूरत है। इस ग्लिम्प्स में और हमारे रोज़मर्रा के जीने में कहीं कंट्राडिक्शन दिखता है तो इसको प्रायोरिटी दे करके जीने के डिज़ाइन को बदलने की ज़रूरत है, ना कि इधर से आंख मूंद के उसी में कूद जाने की ज़रूरत है। ये फंडामेंटल काम को करने का काम नहीं करेंगे जी तो ये अंकुर रोज़ उठेंगे, रोज़ मरेंगे। वो जो मैं पीछे कह रहा था ना, हम पेड़ लगा रहे हैं उसी गड्ढे में, क्योंकि वो पैदा होता है, उसकी देखभाल नहीं करते, वो मर जाता है, फिर अगले साल वृक्षारोपण प्लांटेशन वहीं चल रहा है। तो इस विधि से तो देखिए 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल कुछ भी लगाएंगे, प्रोग्रेस बहुत थोड़ा होगा। राइट, ये बात सही समझ में आ रहा है जी। अगर हम भावपूर्वक जी रहे हैं तो हमारे साथ सही नहीं हुआ है तो एट द टाइम हमें तो बहुत बड़ा शॉक लगता है ना। तो अब
धीरे से ये बात समझ में आती है कि इस तरह का आचरण अगर अगला कोई कर ही देता है और शौक़ हमको लगता है, तो ये शौक़ लगने के पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि सुनने की एक ऐसी कला चाहिए या देखने की ऐसी कला चाहिए कि हम बाकी सारी चीज़ों को छान करके उस बात को पकड़ सकें। हम जो बाकी चीज़ों में उलझ जाते हैं ना, वहाँ से प्रोग्रेस रुक जाता है, हमारा रुक जाता है। और अगर सेफ चलना चाहते हैं तो वो थोड़ा कठिन काम है, पर वो भी किया जा सकता है कि अगला आदमी जी रहा है चाहे नहीं, हमको बात ठीक लगती है तो मैं जीने का काम कर सकता हूँ। और कभी हाँ, और हमारे भाव को तो इस्तेमाल किया गया ना जी, हम इमोशनल या भावपूर्वक जी रहे हैं, उसको तो यूटिलाइज किया गया। तो वो तो हमारे लिए शॉकिंग रिविलेशन होता है ना। देखिए, अगर हमारे भावपूर्वक जीने को कोई यूटिलाइज कर रहा है तो धीरे धीरे ये समझ में आता है कि बेसिकली हम भी भावपूर्वक जीने के साथ कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंस के आकलन के काम को या तो नहीं कर रहे या रिटर्न में हम भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपेक्षा गलत हो गया। देखा जाए, मैं तो इतना ही कहूँगा। थैंक यू। ओके, हाँ जी, माइक दे दीजिए जी, दीदी पीछे। जैसे आपने बोला कि कोई परिवार में अगर अच्छे से जी ले तो बाकी जगह अपने आप उसका जीना सही हो जाएगा, पर मोस्ट ऑफ द कपल्स दैट आई सी, परिवार बनता है कि मम्मी पापा बच्चा, एक सिर्फ इतने से परिवार को भी अगर अपन मानते हैं तो, और आसपास में भी, तो मोस्ट ऑफ द कपल्स वो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, एक दूसरे के साथ में रहना चाहते नहीं है, पर अब उन्होंने शादी कर ली, अब बच्चा भी कर लिया, अब फिर रहना ही पड़ता है। और कुछ लोग जो डिवोर्स करते हैं, फिर उनके बच्चों की जो अगला उन्होंने अब जो पैदा कर दिया उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है या उसकी लाइफ में एक अलग ट्रॉमा हो जाता है, तो इसलिए वो चीज़ को नहीं करते हैं जी। तो मतलब फिर या तो गलत इंसान अगर आपने चूज़ कर भी लिया है तो फिर साथ मत रहो, वरना तो आप परिवार में कभी खुश रह ही नहीं पाओगे। वो आपको आने के पहले वो कहानी सुनाई थी ना कि मुल्ला नसरुद्दीन की जब 3 बार शादी हो गई और चौथी बार फिर वो शादी के लिए पहुंच गए, ठीक है, तो लोगों ने सोचा कि गिफ्ट क्या दें उनको, तो एक बड़ा कार्ड लिख करके दिया, पुराने अनुभव के ऊपर आशा की विजय। ठीक है, तो हम सब जब जीते हैं ना, हमको लगता है ये पहली शादी सफल नहीं हुई तो लड़की में प्रॉब्लम है। अगर लड़के की जगह से देखें तो हमको लगता है लड़की में प्रॉब्लम है, दूसरी लड़की ठीक मिलेगी उससे सफल हो जाएगा। दूसरी में नहीं हुआ, तीसरी में नहीं हुआ, चौथी में भी उम्मीद जगा हुआ है। हम किसी भी जगह पर ये बात नहीं देख पाते कि हमारे सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, हम ये प्रश्न ही नहीं उठाते हैं। वो जो उन्होंने कहा ना, मेरा दर्शन ठीक, हम ये प्रश्न ही नहीं उठाते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में भी तो कोई प्रॉब्लम हो कि नहीं है। खोल के तो देखें। हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और चेहरा गंदा दिखता ना, आईने पे रगड़ते रहिए, दर्पण पे खूब मालिश करते रहिए सुबह से शाम तक, धूल चेहरे पे लगी है तो दर्पण साफ करने से क्या होने वाला, क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम डिजाइन्स को भी तो रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो ये बात तो आपकी सही है कि परिवारों की स्थिति को देखेंगे, अच्छा है, कम से कम कुछ चल रहा है तो वो भी अच्छा है, वो और बेहतर कैसे हो सकता है ये सोचने का मुद्दा है। पर भैया मतलब परिवार, अगर ये तो एक डेफिनेशन परिवार की जो सोसाइटी ने दी है वो हो गई है, कुछ कहना चाह रहे? कहिए कहिए। जिस गली में जाना नहीं उसका पता ढूंढ के भी क्या निकलेगा जी। अगर कुछ बोलना ही नहीं है तो माइक ठीक है या खराब, उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या पता किसी दिन काम आ जाए। हाँ, बढ़िया। तो ट्रस्ट के मुद्दे पर धीरे धीरे सोचा जाए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये सोचा जाए, और उसका जो टेस्ट है ना, वो इसी बात में दिखाई देता है कि यदि मुझे दूसरे की चाहना पर विश्वास है लेकिन उसकी योग्यता कम है, ऐसा दिखता है,
तो उसकी योग्यता विकास में सहयोग करना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है, न कि खींचना, गुस्सा करना, विरोधी के रूप में देखना। तो इस दृष्टि से देखेंगे ना, तो पलट के अपने से ये सवाल पूछ के देखना चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके प्रति हमारा ये गुस्सा, खीज, विरोध कभी न कभी पैदा हो जाता है। अगर वो कभी न कभी पैदा हो जाता है, इसका मतलब विश्वास की निरंतरता को हम नहीं बना के रख पा रहे हैं उनके लिए, कि नहीं? जिनके लिए भी पलट के इसी बात को टेस्ट की तरह यूज़ करेंगे, लिटमस टेस्ट की तरह यूज़ करेंगे, तो ये समझ में आता है कि अगर हमारा किसी के प्रति गुस्सा आता है, क्रोध आता है, खीज आता है, विरोध आता है, तो इसका मतलब हमारा विश्वास उसके प्रति बना नहीं रह पा रहा है। ये बात पकड़ में आती? ये प्रश्न क्लियर है? कल इसका हिसाब लगा के बताइएगा कि कितने लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनके लिए आपके प्रति विश्वास, जिनके लिए आपके मन में विश्वास का भाव सतत बना रहता है, और उसकी पहचान ये है कि उसके साथ जीने में खींचना, गुस्सा करना, विरोध करना ये नहीं आता हमको। प्रश्न क्लियर हो गया? उत्तर नहीं मांग रहे हम अभी, प्रश्न क्लियर है ना? बढ़िया। अब हम आ जाते सम्मान पर, क्योंकि मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था वो आ गए हैं तो हम आगे शुरू कर लेते। रिस्पेक्ट को देखेंगे ना। हाँ, खींचने का मतलब क्या है? खींचना एक सही, चिढ़ना बोलते हैं। चिढ़ना ही खींचना है? हाँ, अच्छा अच्छा। हिंदी का शब्द है खींचना। क्या बोलते जी अंग्रेजी में? राजस्थानी में क्या बोलते हैं? नहीं, इरिटेट होना, इरिटेट होना। हमारी क्या है खींचना, इसलिए पूछा है क्योंकि हमारे परिवार में जो है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, जो खींचने वाली बात आती है उसमें ये होता है कि दुखी होना, मतलब अंदर ही अंदर दुखी होना और कह नहीं पाना, दैट इज खींचना। ऐसा इरिटेट होना कहते हैं सामान्य रूप से, वो अच्छा वर्ड है इरिटेट होना। फ्रस्ट्रेट होना, वेरी ट्रू। चलिए हम सम्मान पर आ जाते, थोड़ी बात उसको भी कर देते। रिस्पेक्ट का मतलब है राइट इवेल्युएशन, ठीक ठीक आकलन करना। सम्मान जिन दो शब्दों से बना है, सम और मान, ये सम्यक मापना, ठीक ठीक आकलन करना, एप्रोप्रिएट राइट इवेल्युएशन। अभी के हम अपने जीने में, स्लाइड्स की क्या स्थिति है सर? बढ़िया। तो सम्मान का मतलब है ठीक ठीक आकलन करना, ठीक ठीक मापना, ठीक ठीक आकलन करना, राइट इवेल्युएशन। अभी अगर अपने जीने को देखेंगे ना, आ रही है स्लाइड्स, मिल जाएगी आपको, चिंता नहीं करिए। अभी अगर अपने जीने को देखेंगे ना, तो सामान्य रूप से एप्रोप्रिएट या राइट इवेल्युएशन के बदले हमारा ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन या अदरवाइज इवेल्युएशन होता रहता। तो बहुत अधिक आकलन करना, कम आकलन करना या बिल्कुल ही बेकार आकलन करना, ऐसा हमारा चलता रहता है बहुत बार। जैसे कोई हमारे मन लायक कुछ काम कर दे, ठीक है, तो जो वंदन कह रहा था ना, एक बच्चा मन का कोई एक काम कर दे तो कहते राजा बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है, और एक काम मन का नहीं करे तो कहते हैं निकम्मा, तुमको दो काम बताते हैं वो भी नहीं होता तुमसे दिन भर। नहीं, तो पहला वाला उदाहरण ओवर इवेल्युएशन का है, अधिमूल्यन का है, ठीक है। दूसरा वाला उदाहरण देखिएगा तो अंडर इवेल्युएशन का है, अवमूल्यन का है, ठीक है, कि जितना है उससे कम आकलन करते हैं, ये अंडर इवेल्युएशन है। जितना है उससे बहुत अधिक आकलन करते हैं, ये ओवर इवेल्युएशन। अदरवाइज इवेल्युएशन का मतलब है बिल्कुल ही अन्यथा आकलन करना। जैसे आप नाराज हो जाएं और कहें ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है जब हम कह रहे हैं तो कुछ काम का होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये दिखाई देता है कि ये तीन तरह के आकलन हम करते रहते हैं। हमारे यहाँ बार बार उदाहरण दिया जाता है, किसी से नाराज हो जाओ ना तो कहते हैं गधा कहीं का,
ठीक है, आदमी मानने को भी तैयार नहीं है उसको। हाँ, तो ये अदरवाइज इवेल्युएशन का उदाहरण दिखता है, अवमूल्यन का उदाहरण दिखता है। तो ये तीनों तरह के आकलन आप देखिए कि हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ होते रहते हैं, और दूसरे कहाँ कर रहे हैं इसका हिसाब लगाने का बहुत ज़रूरत नहीं है। ये देखने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ कहाँ ऐसा करता रहता हूँ। दूसरों का हिसाब लगाएंगे ना, तो हो सकता है ज़िंदगी में जो समस्या आपको नहीं दिख रही हो वो भी दिखनी शुरू हो जाए, तो दुख बढ़ भी सकता है फिर जीवन विद्या शिविर करने के बाद कम होने के बदले। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सारी चर्चा का मेन कॉन्टेक्स्ट पहले खुद को देखना है, बाहर नहीं देखें। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाहर देखने में हम इतने अधिक अभ्यस्त हो गए हैं कि आप कोई प्रयास नहीं करेंगे फिर भी देख लेंगे, लेकिन अंदर की ओर मुड़ करके देखने का जब प्रयास करेंगे तभी अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना जीना दिखाई देना शुरू होगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। दूसरे की समस्या, दूसरे की कमियां सब देख लेते हैं जी, सब देख लेते हैं। अपने से क्या चूक हो रही है, अगर उसको देखने का काम हम नहीं करेंगे, उसको बदलाव का काम नहीं करेंगे, तो दिन बीते कि महीना बीते कि साल बीते कि वर्ष बीते कि पूरी जिंदगी बीत जाए, हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे जहां पहले थे कि नहीं। ये बात समझ में आती है? आप अपने से ही पूछ के देखिए आप क्या चाहते हैं। राइट इवेल्युएशन चाहते हैं, ओवर इवेल्युएशन चाहते हैं, अंडर इवेल्युएशन चाहते हैं, अदरवाइज इवेल्युएशन चाहते हैं। जब आपका अंडर इवेल्युएशन होता है, अवमूल्यन होता है, आपको ठीक लगता है, खराब लगता है? क्या लगता है? जब आपका अंडर इवेल्युएशन हो रहा हो, अवमूल्यन हो रहा हो, जैसे आप हैं उससे बहुत कम बताया जा रहा हो आपको स्वीकार होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? हाँ, नहीं होता है। ये उत्तर दिखाई देता है कि नहीं? नहीं दिखे तो पूछ लेना हमको, बिना किसी संकोच के। हमसे संकोच करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देखिएगा ना, जब कोई हमारा बहुत ओवर इवेल्युएशन करता है ना, ठीक है, बहुत अधिक जब हमको बताता है, तब भी ये देखना चाहिए कि हमारी स्थिति सामान्य रहती है, सहज रहती है कि असहज रहती है, वो भी देखना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी को देख करके तो बता सकता हूँ कि जब कभी कोई हमारा बहुत अधिक आकलन कर रहा होता है जैसे हम हैं नहीं, और अगर हम वैसा प्रिटेंड करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर एक तनाव की स्थिति को पैदा करता है, और कहीं ना कहीं हम जैसा नहीं हैं वैसा हम दिखाने का कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरों को उसका पता चले चाहे नहीं चले, अपने को तो पता चलता ही रहता है कि जैसा मैं हूँ और जैसा हम दिखा रहे हैं, ये दोनों के बीच बहुत गैप है कि नहीं। संसार से हम कितना भी छुपा लें उसको, अपने से कैसे छुपा सकते हैं? पैदा होता रहता है कंटिन्यूअसली। अदरवाइज़ तो अगर कोई ओवर एवेल्यूएट करता है इन जनरल किसी को भी, मेरे को भी, तो वो अच्छा लगता है कि हाँ वो तारीफ कर रहा है, भले मेरा मतलब इन जनरल। भाई ये देखना चाहिए पलट के कि जितना हम हैं, तारीफ में कोई उतना बताए तब हम आराम में रहते हैं, या जो हम नहीं हैं वो सब भी जोड़ के बता दे तब हम आराम में रहते हैं। देखना चाहिए इसको, मैं तो इतना ही कहूँगा, देखना चाहिए। तो प्रशंसा नहीं की जाए, तारीफ नहीं किया जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। पर अदरवाइज एग्जैक्ट इवैल्यूएशन पॉसिबल भी है क्या? अदरवाइज एग्जैक्ट पॉसिबल है कि नहीं, इस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले ये कहूँगा कि उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है कि नहीं। हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कितना हो पाएगा वो देखेंगे, पर प्रयास किसके लिए करें? एप्रोप्रिएट एग्जैक्ट इवैल्यूएशन के लिए, राइट इवैल्यूएशन के लिए, या ओवर और अंडर इवैल्यूएशन के लिए? किसके लिए प्रयास करना ठीक है?
बगल में पूछना पड़ेगा ऐसे ही, जब ध्यान कहीं और रहेगा तो। आजकल तो ये कॉमन है, ये तीनों चीज़ें होना बड़ी सामान्य बात है, करते ही हैं। एग्जैक्टली तो कोई बहुत मुश्किल है, सामान्य में भी ये तीनों तो होते ही हैं। हमने अपनी सामान्य जिंदगी को बहुत असामान्य बना लिया है जी। बिल्कुल। ये जो नॉर्मल लाइफ है ना, उसको बहुत एबनॉर्मल बना लिया है। ठीक है, ठीक ही कह रहे हैं आप। अगर एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन करने जाएंगे, सम्यक आकलन किसी का करने जाएंगे, तो सम्मान किसकी आवश्यकता है, मैं की कि शरीर की? सम्मान किसकी आवश्यकता है? मैं की। तो आकलन भी करने जाएंगे, इवेल्युएशन भी करेंगे, तो किसका करना ठीक है, मैं का कि शरीर का? मैं का। मैं के आधार पर आकलन करने जाते हैं ना, तो ये दिखता है कि पर्पस के रूप में, लक्ष्य के रूप में हम एक जैसे हैं। तो जैसा मैं निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूँ, वैसा ही दूसरा भी निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है। अब मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे सुख समृद्धि ये सब शब्द हिंदी के आप सीख लिए होंगे, कि जैसा मैं कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी चाहता हूँ, वैसा ही दूसरा मनुष्य भी कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी चाहता है। इस रूप में हम दोनों एक जैसे हैं, लक्ष्य के रूप में, पर्पस के रूप में, गोल के रूप में हम एक जैसे कि नहीं? ये समझ में आता? दूसरी बात कह रहे हैं कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रोग्राम को भी देखेंगे। तो हम लोगों ने दूसरे दिन इस पर बात की थी कि मानव, परिवार, समाज और प्रकृति, ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी और नेचर, इन चारों स्तर पर, इन चारों लेवल पर हार्मनी को, व्यवस्था को समझना और हार्मनी में जीना, यही हमारे सुख समृद्धि पूर्वक जीने का कार्यक्रम है। दूसरे के लिए भी यही बात दिखाई देती है कि इन्हीं चारों लेवल पर हार्मनी को, व्यवस्था को समझना और उस हार्मनी में, व्यवस्था में, संगीतमयता में जीना, यही सुखी होने का कार्यक्रम दूसरे के लिए भी है, यही कार्यक्रम हमारे लिए भी है। इस रूप में प्रोग्राम की जगह पर भी हम एक जैसे, एक जैसे। पोटेंशियल की जगह पर भी देखेंगे, क्षमता की जगह पर भी देखेंगे, और ये सब हम सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। पोटेंशियल की जगह पर भी देखेंगे तो ये दिखाई देता है कि ये जो डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन की एक्टिविटी हमारे में कंटिन्यूअस चल रही होती है, ऐसा ही दूसरे में भी चल रहा है। तो जैसा मैं इच्छा कर पाता हूँ, विचार कर पाता हूँ, सोच पाता हूँ, आशा कर पाता हूँ, चीज़ों को समझने में तत्पर हो पाता हूँ, ऐसा दूसरा भी इच्छा, विचार, आशा से संपन्न है ही, और उसमें भी चीज़ों को देखने की, समझने की क्षमता है। इस रूप में दूसरा मनुष्य मेरे जैसा है, ये सम्मान की न्यूनतम जगह है। जैसे ही दूसरा हमको अपने जैसा नहीं स्वीकार के अपने से कम स्वीकारता है, सारा विवाद वहाँ से शुरू हो जाता है कि नहीं? हम जिसके साथ भी जी रहे हैं, अगर वो हमको अपने बराबर नहीं स्वीकार के अपने से कम स्वीकारता है, झगड़ा शुरू हो जाता है वहाँ से। तो दूसरे को अपने जैसा स्वीकार पाना, देख पाना, ये सम्मान की न्यूनतम जगह है। दिस इज द मिनिमम कंटेंट ऑफ रेस्पेक्ट, टू सी दैट द अदर इज सिमिलर टू मी ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, प्रोग्राम एंड पोटेंशियल। वी आर सिमिलर टू ईच अदर। तो पर्पस की जगह से, प्रोग्राम की जगह से, पोटेंशियल की जगह से ये दिखाई देता है कि हमारा पर्पस सेम है, हमारा प्रोग्राम सेम है और हमारा पोटेंशियल भी सेम है। मूल क्षमता भी हमारी एक जैसी है। इस रूप में दूसरा मनुष्य मेरे जैसा है। दूसरे को अपने जैसा स्वीकारने का भाव, इसका नाम सम्मान है। हम जैसे ही दूसरे को अपने से कम स्वीकारते हैं या हम अपने को विशेष सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, दूसरा हमसे दूर हो जाता है। हम जैसे ही दूसरे को कम स्वीकारते हैं या अपने को विशेष सिद्ध करने की कोशिश करते हैं दूसरे की तुलना में,
दूसरा हमसे दूर हो जाता है, दूसरा हमसे कट जाता है, दूसरा अपने को सहज महसूस नहीं करता है। ये बात दिखती? प्लीज। आप पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल, स्पेशली जो हिंदी में लिखा है जी, उसको अगर आप थोड़ा इलेबरेट कर सके। वो जो हिंदी में लिखा हुआ है इंग्लिश में। हाँ, पहला कह रहे हैं एट द लेवल ऑफ पर्पस, as I want to ensure the continuity of happiness and prosperity for my own self, same is the case for the other. The other also wants to ensure his continuity of happiness and prosperity. That is number one. Number two is the program to ensure the continuity of happiness is the program to ensure the continuity of happiness and prosperity is to understand the harmony at all the four levels, that is human being, family, society and nature, and to live in harmony at all these four levels. This is the program to ensure the continuity of happiness and prosperity for myself as well as yourself. The third part is the activity of desire, thought and expectation is continuously, constantly going on inside me, and I too have the potential to understand the reality. Same is the case with the other also. The other is also equipped with this continuity of desire, thought and expectation, and he or she also has the capability to understand the reality as it is. Fine. तो श्याम भैया, why you have called this is the minimum? Why? आएंगे ना, नेक्स्ट आएंगे उस पर। Why I use this word minimum, क्यों कहा, उस पर अभी आता हूँ। पर ये दिखना जरूरी है कि दूसरा मेरे जैसा है, दूसरे मानव को भी अपने जैसा मानव स्वीकार पाना ये सम्मान की न्यूनतम जगह है। इतना सम्मान तो हर किसी को चाहिए। इसको कम करने जाते हैं, जैसे ही दूसरे का, अब दूसरे को अपने जैसा मनुष्य स्वीकार के बात नहीं करते हैं, बात बढ़ती ही नहीं, समस्या वहीं से शुरू हो जाती। अभी अगर देखेंगे ना कि सम्मान के नाम पर हम क्या क्या करते हैं, इसको देख लेंगे तो उसको समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा कि इन द नेम ऑफ रिस्पेक्ट आज के दिन हम सम्मान के नाम पर ज़्यादातर समय डिफ्रेंसिएशन कर रहे होते हैं, भेद कर रहे होते हैं। और ये भेद की ब्रॉड कैटेगरी है, डिफ्रेंसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, शरीर के आधार पर भेद, फिजिकल फैसिलिटी या सुविधा के आधार पर भेद, बिलीफ्स या मान्यता के आधार पर भेद। जैसे सबका एक एक उदाहरण बताता हूँ। आयु के आधार पर, ठीक, आपकी उम्र 20 साल अभी हुई है, 22 साल ही हुई है, इस आधार पर आपका अपमान करें 50 साल वाले लोग, आपको स्वीकार होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। उसको कल की घटना याद आ गई इसलिए वो हंस रही है। उसको ध्यान आ गया कि कहाँ स्वीकार नहीं होता है ये सम्मान अपमान हमको। तो आयु के आधार पर अगर हमारा कोई अपमान करता है तो हमको स्वीकार नहीं होता। ऐसे ही जेंडर के आधार पर कोई अपमान करे, ठीक, स्त्रियों को कुछ समझ में नहीं आएगा, उनका दिमाग घुटने में होता है। पिछले कोई एक सेशन में कोई बोल रहे थे, ठीक, कोई कह रहे थे, जाने देते हैं कौन कह रहे थे और कौन नहीं, पर ये समझ में आता है कि इस तरह से अगर हम अपमान करेंगे, इस तरह से अगर हम बोलेंगे, जेंडर के आधार पर हम भेद करेंगे, ये स्वीकार होता है कि नहीं होता है? फिर क्या, अगला जवाब देना शुरू कर देता है और झगड़ा शुरू हो जाता है, ठीक, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही वंश के आधार पर, ठीक, वंश के आधार पर अगर हम भेद करेंगे, गोरों का सम्मान करो कालों का नहीं, ये काले लोग स्वीकारते नहीं स्वीकारते? ये दिखाई देता है। ऐसे ही बल के आधार पर कोई आपसे अधिक बलशाली है इसलिए आपका अपमान करे, आपको स्वीकार होता है? नहीं होता है। फिर क्या करता है? कमजोर आदमी बंदूक निकाल लेता है। अब बताओ,
ये डिजाइन कैसे चलता है देखिए। जाति भी वंश में आएगी ना? जी जाति भी वंश में आ जाएगी। जी, जाति भी वहीं खड़ा है। ऐसे ही देखिएगा ना, सुविधा के आधार पर, फिजिकल फैसिलिटी के आधार पर, धन और पद के आधार पर हम भेद करते हैं, सम्मान के नाम पर हम भेद करते हैं। अधिक धन वाला व्यक्ति आपका अपमान करे, आपके साथ बराबरी में प्रस्तुत ना हो, ठीक, आपको ठीक लगता है कि नहीं लगता? धन के आधार पर भेद, अपमान किसी को स्वीकार नहीं होता। आदमी फिर पूरी जिंदगी प्रोग्राम बनाता है कि चलो तुमको दिखा देंगे। ऐसे ही पद के आधार पर देखेंगे ना, इस आधार पर भी अगर हम भेद करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पद वालों का सम्मान, पदहीन लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं कि नहीं? ये दिखता है कि सम्मान हमारी मूलभूत ज़रूरत है। इसमें से किसी भी आधार पर हम सम्मान को करने जाते हैं तो वो वस्तुतः सम्मान नहीं है, भेद है। वाद के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जहाँ से करिए, भौतिकवादियों का सम्मान, आदर्शवादियों का अपमान, ठीक। किसी संप्रदाय के आधार पर देखिए, इस संप्रदाय का सम्मान, उस संप्रदाय का अपमान। आजकल सूचनाओं के आधार पर भी बहुत हो गया है, कितना सारा किताब पढ़े हुए हैं, कितनी सारी डिग्री लिए हुए हैं, इस आधार पर सम्मान, और नहीं पढ़े हैं तो अब बेकार। ये जो सारे डिज़ाइन हम बना रखे हैं, अब लौट करके देखिए कि ये सम्मान है या डिफ्रेंसिएशन, अपमान का तरीका है। चूँकि ये हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं होते हैं, इसलिए इसमें से कोई भी अपमान के आधार पर अगर जिंदगी जी जा रही है तो उसका विरोध होना ही है, उसके खिलाफ आंदोलन होना ही है। तो ये सब पर देखेंगे ना, तो जहाँ जहाँ भी भेद हो रहा है वो सब के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। पूरा फेमिनिज्म का मूवमेंट तो इसी बात पर खड़ा हुआ कि महिलाओं का सम्मान नहीं, उनका और उनके काम का सम्मान नहीं है। पूरा फेमिनिज्म का मूवमेंट तो इसी बात पर खड़ा है, और किस पर खड़ा है कि नहीं? वंश के आधार पर अगर देखिएगा तो इतना सारा ब्लैक एंड वाइट का जो है, ब्लैक और वाइट का युद्ध अफ्रीका से लेके, अमेरिका से लेके भारत तक पर्याप्त सुनने को मिलता है। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस आधार पर भी जो हम सम्मान और अपमान कर रहे होते हैं, उसका विरोध भी समाज में पर्याप्त दिखाई देता कि नहीं? दिखता है, नहीं दिखता है? ठीक। मुद्दा इतना ही है कि दूसरे का अपमान करते समय हमको भले नहीं पता चलता हो, अपना अपमान जिस दिन उस आधार पर होना शुरू होता है ना, पहले ही क्षण में पता चल जाता है, दूसरे क्षण की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम धन के आधार पर दूसरों का अपमान करते रहे हों, अधिक धन वाला जिस दिन हमारा अपमान शुरू करता है ना, पहले ही क्षण दिखाई देता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा। इनफैक्ट आदमी के रूप में अपना अध्ययन जितना जितना करते जाएंगे ना, चीज़ें खुलती चली जाएगी। जितना जितना अपने को नहीं देख करके दूसरों को देखने जाएंगे ना, हर बार उसका करना दिखाई देगा, उसके अंदर क्या चल रहा है वो दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। अपना निरीक्षण करने जाएंगे, हर आदमी उसी एक निष्कर्ष पर आ पाता है। ऐसा इस वर्कशॉप में भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं। अपना निरीक्षण छोड़ करके दूसरों के बारे में हिसाब लगाने जाएंगे तो बहुत सारी मान्यताएं हम सब ने दूसरों के बारे में बना के ही रखा है, बना के ही रखा है। ये तो सच्चाई है जी। कुछ कह रहे? यस सर, ये कहिए मैं कहिए। कह रहा था सर कि जैसे कि हम कह रहे हैं सम्मान की बात अभी कर रहे हैं, है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब काफ़ी समय से तो हम जिस समाज में रहते हुए आए हैं वो बड़ा रूढ़िवादी था और अभी भी कहीं जगह पर रूढ़िवादी है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि लिंग के आधार पर जो सम्मान की बात होती है, या फिर हमारी शिक्षा प्रणाली हो या किसी भी तरह की बात हम जो समझते समझाते किसी को, तो सिर्फ दो लिंगों की बात होती है, एक पुरुष एक स्त्री, जबकि हम जानते हैं और भी लिंग हैं।
पर परंतु ना ही शिक्षा प्रणाली में, ना ही किसी और चीज़ में उसका योगदान क्यों नहीं लेते और ना ही उसको सम्मान देते? तो भला ऐसा क्यों है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर उनको भी सम्मान नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ वो भी खड़े होंगे, जिसको आप थर्ड जेंडर कहते हैं ना। अगर नहीं सम्मान मिलेगा तो उनके खिलाफ वो खड़े हो ही रहे हैं, जहाँ नहीं हो रहे हैं वहाँ भी आज नहीं तो कल खड़े होने ही वाले हैं, क्योंकि स्वीकार नहीं है उनको। पर वो सर देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, हमारी मानसिकता इतनी खोखली हो चुकी है देखा जाए तो, क्योंकि हम ही उन्हें मान्यता नहीं दे पा रहे हैं सोच के भी। क्योंकि थर्ड जेंडर वर्ड यू मीन कि आपको भी उसी ने बनाया है, जिसने स्त्री को बनाया था मुझे बनाया है, उन्हें भी उसी ने बनाया है, तो हम क्यों मान्यता नहीं दे पा रहे उन्हें? वही मेरे से पूछिएगा तो मुझे तो मतलब सब तरह से मैं तो मान्यता देने को तैयार हूँ, और मैं तो मनुष्य को मनुष्य की तरह ही देखता हूँ। मेरे लिए तो इसमें से कोई भी भेद मुद्दा ही नहीं है। तो एक्चुअली सर मैं इस बात से ये कहना चाहता कि अगर आप किसी भी चीज़ का उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप स्त्री और पुरुष को जोड़ते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जेंडर को कोशिश करिए कि समझने या समझाने की कोशिश करिए। नहीं समझ गया वो बात, तो आपको तो उदाहरण के रूप में सामान्य रूप से वो दिए जाते हैं जो लोगों को किसी भी बारे में जानते, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में पढ़ते या सुनते हैं, तब जाके धीरे धीरे हम डेवलप कर पाते हैं अपनी थिंकिंग सोच को। यदि आप इन चीज़ों को ऐड करेंगे अपनी चीज़ों में तो शायद हम एक्स्ट्रा चीज़ जान पाए, समझ पाए, और शायद हमारी मानसिकता, मैं मानता हूँ मैं इस चीज़ के लिए ओपन हूँ, मेरी माइंड इस चीज़ के लिए ओपन है, मैं हर चीज़ को स्वीकार कर पाता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 150 लोग बैठे हैं वो इन सारी चीज़ों को स्वीकार करते हैं। जब आप इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो शायद धीरे धीरे सही, लेकिन शायद ये मतलब एक बराबर हो सकता है जैसे कि है। मैं सहमत हूँ, मुझे उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है मेरी तरफ से। माइक है उनके पास मैं तो सहमत हूँ, मैं तो उस पर कुछ प्रश्न ही नहीं उठा रहा हूँ। मेरा थोड़ा इसमें ग्रे एरिया पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब भेद की बात करते हैं तो जो एक्सप्लिसिट भेद है उसमें तो हमारा डिसएग्रीमेंट बहुत नेचुरल लगता है और वो देख भी सकते हैं, और इसके अगेंस्ट भी मेजॉरिटी लोग होंगे ही। लेकिन क्वेश्चनेबल हो जाता है एट अ पॉइंट, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है जनरलाइजेशन करने की। तो एक अगर कम्युनिटी है या फिर एक एरिया से लोग हैं तो उसका एक जनरलाइजेशन होगा, और उनकी हिस्ट्री है, कल्चर है, उनकी एक्शंस है, उसके हिसाब से मेरा कोई एक लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया बन जाएगा उनके लिए, वेदर आई लाइक इट और नॉट एट दिस पॉइंट, मे बी आई कैन कंट्रोल इट इन द फ्यूचर। तो अभी जो जजमेंट बन गया है उसके हिसाब से मेरा उनके साथ इंटरेक्शन रहेगा, तो उसे एक सेंस में भेद कह सकते हैं, क्योंकि मेरा जो सेंस ऑफ जजमेंट है वो इंडिविजुअलिस्टिक है फॉर एवरी सिंगल जनरलाइजेशन मैंने जो बनाया है। और फिर उसमें एक वेरिएशन फॉर हंसी मजाक भी आ जाता है कि अगर थोड़े कॉमेडियंस होते हैं तो वो थोड़ी लाइन ले लेते हैं, और थोड़े जो सीरियस होते हैं वो थोड़ा ऑफेंस ले लेते हैं, और फिर थोड़े होते हैं वो तो लाइक चिल रहते हैं इसके बारे में और फिर बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं। और फिर हिस्ट्री भी आ जाती है कि पहले काम किया था तो थोड़ा तो कोसना पड़ेगा, ऐसा लाइक होता है। तो या देखिए, अगर देखेंगे ना सेल्फ के आधार पर अगर इवैल्यूएशन को देखेंगे तो ये दिखता है कि लक्ष्य या पर्पस की जगह पर हम एक जैसे हैं, प्रोग्राम की जगह पर हम एक जैसे हैं, पोटेंशियल की जगह पर हम एक जैसे हैं। जो सारा डिफरेंस खड़ा है हमारे आपके बीच वो कॉम्पिटेंस की जगह पर है, योग्यता की जगह पर है। नंबर 4, कॉम्पिटेंस या योग्यता की जगह पर वेरिएशन है। तो वो इंडिविजुअल में भी वेरिएशन है, हो सकता है 2 सिविलाइजेशन में भी बहुत सारा वेरिएशन हो, ठीक है, वेरिएशन हो, किसी सिविलाइजेशन का जीना ज़्यादा बेहतर हो, किसी का कम हो, ठीक है, ये संभव है। पर प्रश्न ये है कि योग्यता के आधार पर जब हम भेद मतलब अंतर को देखने जाते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी दिखती है। एक ये कि दूसरा हमसे अधिक समझदार और जिम्मेदार है, ठीक है, the other has more right understanding compared to me and he is more responsible compared to me। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं दूसरे से अधिक समझदार और जिम्मेदार हूँ, ठीक है, मेरी समझदारी जिम्मेदारी दूसरे से अधिक है। ये 2 पॉसिबिलिटी है। इस आधार पर देखेंगे ना तो अगर दूसरा मुझसे अधिक समझदार और जिम्मेदार हमको दिखाई देता है तो हम समझना ही चाहते हैं उससे। जब तक वो दिखाई नहीं देता है तब तक हम भले समझने को तैयार नहीं हो।
लेकिन दूसरा जैसे ही हमको अपने से अधिक समझदार और जिम्मेदार दिखाई देता है, हमारी समझने की तत्परता बनती ही है। पार्ट 2 ये है कि अगर मैं दूसरे से अधिक समझदार और जिम्मेदार हूँ तो हमारी दूसरे को सहयोग करने की प्रवृत्ति होती ही है। इतना ही उसमें पहचानने की मुख्य बात है कि अगर मैं सचमुच दूसरे से अधिक समझदार और जिम्मेदार हूँ तो पहली जगह है मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ। जो प्रश्न मैंने पहले भी पूछा था कि जिम्मेदारी अधिक किसकी होगी, जो अधिक समझदार है कि जो कम समझदार है। तो मेरे और आपके संबंध में अगर मैं अधिक समझदार हूँ तो जिम्मेदारी पूर्वक जीना मेरा अधिक होगा कि आपका होगा? ये बात समझ में आती? तो जिस संबंध में भी हमको लगता है कि मैं अधिक समझदार और जिम्मेदार हूँ, वहाँ हमारा जिम्मेदारी पूर्वक जीना पहला जरूरत बनता है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हम जीते नहीं हैं तो दूसरे को किसी तरह से समझदारी दिखाई नहीं देती। तो आप भले 5 जीवन विद्या का शिविर कर लिए हों, खूब अच्छी भाषा में बोल भी लेते हों, ठीक है, लेकिन अगर घर में जीना ठीक नहीं होगा ना, तो बच्चे से लेके घर के बाकी लोग तक कहेंगे कि थोड़ा और जाओ, अभी तुम्हीं को ज़रूरत है, थोड़ा और सीखो, थोड़ा और समझो, कि नहीं? तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि हमारे जीने में अगर जिम्मेदारी नहीं है तो आश्वस्ति कैसे मिलेगी दूसरे को? हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीने में अगर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है तो सिर्फ भाषा में बोल के कैसे पहुँचेगा किसी तक? मैं खूब सम्मान पर अच्छा भाषण दूँ, आपके साथ जीने में आपका अपमान करूँ, ठीक है, तृप्ति मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। तो ये समझ में आता है कि परस्परता में जो तृप्ति मिलती है वो हमारे एक दूसरे के साथ ठीक जीने से मिलती है, न कि ठीक बोल लेने भर से मिलती है। ये जीना बहुत महत्वपूर्ण है, भाव के साथ जीना महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरी भाषा में बहुत सम्मान और विश्वास हो, जीने में अगर वो सम्मान और विश्वास नहीं है तो आपको कोई आराम नहीं मिलेगा हमारे साथ जीने का। बल्कि अगर अच्छा बोलते हुए भी कहीं सुनेंगे ना, शिकायत बढ़ेगी आपकी कि नालायक देखो बोलता बड़ा मुंह पे अच्छा है और जिंदगी हमारा नरक किए हुए, ठीक है, ये चीर और बढ़ेगी। और अगर 2-1 बार ऐसा किसी ने चिढ़ा दिया ना तो आगे से जीवन विद्या शिविर कोई दूसरा भी ले रहा होगा ना, तो कहेंगे ये सब बेकार लोग हैं, दूर रहो इनसे, यही ठीक है, कि नहीं? तो ये समझना ज़रूरी है कि यदि मैं दूसरे से अधिक समझदार और जिम्मेदार हूँ तो पहला जगह है कि मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ। हमारे जिम्मेदारी पूर्वक जीने से दूसरे में समझने सीखने की प्रवृत्ति बनती है। हमारे जिम्मेदारी पूर्वक जीने से दूसरे में सीखने की, समझने की प्रवृत्ति बनती है। उस जगह पर मैं दूसरे को सही समझने, सही जीने में सहयोग कर पाता हूँ, संबंध में आश्वस्ति के आधार पर। रिलेशनशिप में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है हमारा, एश्योरेंस है हमारा एक दूसरे के प्रति, उस आधार पर हम दूसरे को समझने, जीने में सहयोग कर पाते हैं। प्लीज़। और अगर दोनों ही बार सिर्फ सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस हो तो? जी सॉरी, अगर दोनों बार सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस हो तो? देखिए, अगर सामने वाले से एक्सपेक्टेशन ही हम सिर्फ कर रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि हमारा कटोरा खाली है, दूसरे से भीख मांगने का काम कर रहे हैं, कि नहीं? तो उसमें क्या निकलना है? कुछ नहीं। फिर उनसे कैसे डील करेंगे? मतलब उनको सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशन है, खुद कुछ कैसे डील करें का उत्तर मैं हर बार कहूँगा कि अगर उनका डील करने का 2 हिस्सा है। पहला हिस्सा है हम दुखी ना हो, हम समझदारी के आधार पर सम्मानपूर्वक बने रहें। फिर ये है कि अगला भी सम्मान की तरफ ध्यान चला जाए, उसके लिए कैसे काम करें उस पर मैं आता हूँ कल, आज नहीं। पर पहले ये पहचानना जरूरी है कि हमको अपनी तरफ से क्या करना बनता है। अगर हमको ये बात समझ में आता है कि परस्परता में सम्मान के साथ जीना ही मेरी स्वीकृति है, आप सम्मानपूर्वक जिए चाहे नहीं जिए, हम जीते,
अगर हमको दिखाई देता है कि परस्परता में सम्मान के भाव के साथ जीना ही मानव मानव की परस्परता में सहज रूप में स्वीकार है, वही मेरी मौलिकता है, आप अपमान के साथ जी सकते हैं क्योंकि समझदारी कम है। मुझे दिखाई देता है तो मैं कैसे वो कर सकता हूँ? आपको दिखाई नहीं देता हो तो आप दीवार में जाके सिर मार सकते हैं कि दरवाज़ा है, यहाँ से बाहर निकलेंगे। हमको दिखाई देता वहाँ दरवाज़ा है तो हम कैसे सिर मारने चले जाएंगे जी दीवार में? आता हूँ, इनका बात सुनने पहले आता हूँ। अभी तक जो मैंने जितना भी मनोविज्ञान पढ़ा है और अभी ये जो आपको देखा है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, दूसरा माइक दिया जाए। तो हमारी पृथ्वी पर जितनी भी जनसंख्या आज 800 करोड़ है जी, तो साइकोलॉजी ये कहती है कि 95% जो लोग होते हैं वो शर्म, अपराध बोध, अपैथी, उदासीनता, दुख और भय, इच्छा, क्रोध और घमंड में रहते हैं। ये 8 भाव हैं जी। फिर एक बॉर्डर लाइन आती है जिसको कहते हैं साहस जी, यानी कि अपनी कमियों को बदलने की चुनौतियां खुद को देना जी। और मैं जैसा हूँ ये मान लेना कि मैं तो लक्कड़ भग्गा हूँ और स्वीकार कर लेना। ठीक बात। उसके बाद ये जो जीवन विद्या में अगले जो 9 आपने भाव बोले हैं जी। कि जो घमंड के बाद शुरू होते हैं विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव और प्रेम, कृतज्ञता, ये वो भाव हैं जो केवल 5% लोगों में ही पाए जाते हैं इस पूरी पृथ्वी पर साइकोलॉजी ये भी कहती है ये 5% लोग उन 95 पे भारी पड़ते हैं। तो क्या हम ये समझने लग जाएं कि हम जो आज से पहले 95% जनसंख्या का हिस्सा थे अब कुछ साहस कर रहे हैं 5% में आने के लिए? मुख्य बात उसमें समझने की यह है कि ये 95% हो या 98%, हाँ, मेरे पास डेटा नहीं है इसलिए मैं उस पर कोई क्लेम नहीं करूंगा जी। लेकिन ये जितने % लोग भी अमानवीयता में जी रहे हैं, इन ह्यूमन बिहेवियर को कर रहे हैं, मूल चाहना तो उनकी भी मानवीयता की है। जो मैंने कहा ना, लाख घमंड और अहंकार में जीता हुआ आदमी दूसरे से अहंकार की अपेक्षा रखता है कि सरलता की अपेक्षा रखता है? लाख क्रोध करता हुआ आदमी दिन भर जो क्रोध करता हो वो दूसरे से शांति की अपेक्षा रखता है कि क्रोध की अपेक्षा रखता है? तो बीज तो उस 95% में भी इसी का है। कामना तो उसकी भी विश्वास से लेकर के प्रेम जैसे भावों की ही है, भले ही वो जी नहीं पा रहा। जैसे मैं इस विषय पे इसलिए बोल पा रहा हूँ, हाँ, श्योर। मान लीजिए यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम होता कि जिसमें बहुत मनोरंजन का कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति आ गया होता तो इनविटेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, मारा मारी मच जाती और लोग कुछ मर भी जाते भगदड़ में। परंतु अगर जीवन विद्या के लिए ऐसा किया जाए तो हम कुछ मुट्ठी भर लोग ही होते हैं जो 7-8 दिन 10 दिन देना चाहेंगे। तो उस विषय को लेकर मैं 95 और 5 का जो डेटा दे रहा था वो दे रहा था। तो क्या ये सुखद संयोग है जो हम जो इतने लोग यहाँ आ रहे हैं और बाकी के बुलाने पे भी नहीं आ पाते हैं? उस विषय पे मैं थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठी करना चाहता था, भले ही बाद तो, में या अभी। नहीं, मैं अभी दूंगा। मैं तो सिक्के का दूसरा पहलू भी देख पाता हूँ कि 1996 में साल में गिन के 2-3 शिविर होते थे, 1-2 आदमी बोलने वाले थे। 30 साल भी नहीं हुआ है 1996 को, अभी 1 या 2 हमारे प्रबोधक थे बोलने वाले, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए जो टूटा फूटा भी बोल लेते हों, ठीक। इतने लोग थे, साल में 2 शिविर होते थे, ठीक। गिन करके 10 लोग 15 लोग आ गए तो हम शिविर को बहुत सफल मानते थे। आज 30 साल के अंदर ये स्थिति है कि शिविरों में नंबर 100, 200, 400, 500 तक भी जाने लगे हैं। बल्कि हमारे कुछ शिविर तो ऑनलाइन 1000, 1200, 1500, 1700 लोगों के हो रहे। हम लोग सोच रहे हैं कि उसको और इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एक बड़े ग्रुप हो जाने के बाद कम्युनिकेशन जितना प्रॉपर होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। हमको वो लिमिटेशन अपनी दिखती है। आज जीवन विद्या की स्थिति ये है कि सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं, सुनाने वाले लोग कम हैं।
ज़्यादातर जगहों पे ये सिचुएशन है। हम मतलब कम से कम कानपुर से जितने प्रोग्राम्स को हम कोऑर्डिनेट करते, उन सब जगहों पर तो ये आज के दिन दिखाई दे रहा है कि डिमांड ज़्यादा है, हमारी तरफ से फुलफिलमेंट करने की कैपेबिलिटी कम है। आज तो वो सिचुएशन में हम आ गए हैं। तो उससे ये तो समझ में आता है कि आदमी समझना तो चाहता है, और मूल में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो दुख में, पीड़ा में, नासमझी में जीना चाहता है। मुद्दा है उसको संभावना दिखने का। दिखेगा ही नहीं वो पॉसिबिलिटी, लगेगी ही नहीं वो संभावना, तो इन्वेस्ट कैसे करे आदमी अपने आप को। ठीक है। इसमें एक बात ये आ रही है, जैसे 30 साल या 40 साल पहले ये बात थी, लेकिन इस समय में परिवर्तन भी बहुत दिखलाई पड़ा है। क्योंकि हम जैसे प्रतंत्र थे पहले, फिर स्वतंत्र हुए, और फिर पाश्चात्य जगत का आज फॉलो सबसे ज़्यादा है। तो हमने जीवन में बहुत ऐसी जो हमारी संस्कृति और परंपरा से चीज़ें नहीं थी, तो बिगड़ा हुआ स्वरूप बना भी है अभी। तो जीवन विद्या जैसी चीज़ों की ज़रूरत भी बड़ी ज़्यादा है। तो उसमें लोग खोज में हैं अच्छी, तो उनको आज ऑनलाइन डेटा मिल जाता है। तो एक ये मुद्दा है। दूसरा, मनुष्य स्वभाव से ही अच्छा बनना चाहता है। तो ऐसे जो खोज रहा है उसके लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि जीवन विद्या जैसे मौका मिल गया तो वो आनंद में रहता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि 30 साल पहले, जैसे मैं अपने परिवार की बात करूं, तो माताजी से पहले दादी हैं, तो हमारा अभी वो जीवित हैं, और तो उनमें जीवन विद्या का जो जीवन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, वो छवि मुझे दिखलाई पड़ती है। कि जैसे आज सुबह उठने को एक एजुकेशन के रूप में बोला जाता है कि सुबह उठना चाहिए, और जो बोलता है वाह आपने बहुत अच्छा कहा यार, सुबह उठना चाहिए। लेकिन जब उनको ये बात बोलेंगे तो उनको बोलता है सुबह उठना ही चाहिए। ये तो जीवन का, इसमें शिक्षा का कोई भाग नहीं है, कोई सिखाया जा रहा है। ये ऐसे ही खाने पीने, व्यवहार जगत में, संबंध जगत में, या फिर हम जो भी जीवन में संबंध रूप में जी रहे हैं वो ऑलरेडी करते दिखलाई पड़ते हैं। तो आज क्या ये सुविधा ज़्यादा बढ़ जाने से, पैसा ज़्यादा हो जाने से, या इन चीज़ों से ये स्वरूप ज़्यादा बिगड़ा है? देखिए, मैं इस बारे में कोई बहुत तुलनात्मक डेटा नहीं रखता हूँ, क्या स्थिति पहले थी, क्या स्थिति आज है, इसलिए मैं उस पर बहुत कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि चाहे उस समय का आदमी हो, चाहे आज का आदमी हो, जीना तो ऐसा ही चाहता है, समझदारी के आधार पर व्यवस्थित ही जीना चाहता है। और अगर हमारे दादियों ने भी सुबह उठना सीखा था, स्कूल कॉलेज में नहीं सीखा हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन शिक्षा की जो पहली स्थली है परिवार, वहीं से सीखा होगा। क्योंकि हमारे बच्चे भी अगर आज नहीं उठ रहे हैं तो वो भी वहीं कहीं से सीख रहे हैं। वो परिवार से सीखते हो कि हॉस्टल से सीखते हो कि कहीं और से सीखते हो, सीख तो रहे ही हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि दादियों में वो अपने आप आ गया था। स्कूल कॉलेजेस में नहीं सीखे होंगे, शायद परिवार से सीखे समझे होंगे, समाज से सीखे समझे होंगे, और लर्निंग का काम तो हुआ ही है उनका भी। स्कूल एजुकेशन तो एक छोटा हिस्सा है हमारे पूरे लाइफ का, छोटा हिस्सा है। बहुत सारा हिस्सा परिवार और समाज से आ रहा है। कोई स्कूल एजुकेशन जितना कम से कम मैं पढ़ा 10th 12th तक का बेसिक, कहीं ये नहीं कहता है कि पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा दो और उस चक्कर में अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लो। लेकिन समाज जाने अनजाने ये बात को कह रहा है, जीते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और हम उसमें कूद भी पड़ते हैं। तो बहुत इन्फ्लुएंस है समाज का, इन्फ्लुएंस है। वो जो बात जाति प्रथा की कर रहे थे, भेद की कर रहे थे, शिक्षा तो मैं कम से कम जब से पढ़ रहा हूँ, स्कूल कॉलेजेस किसी भी तरह से ये बात नहीं कह रहा है कि जाति के आधार पर भेदभाव करो। मैं कम से कम जब से पढ़ रहा हूँ नहीं देखा मैंने, लेकिन भरा हुआ दिखाई देता है अलग अलग तरह से, ठीक है। और जिसको जहाँ अवसर है वहीं भेद होता हुआ दिखाई देता है। तो ये बात तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं परिवार से, समाज से, स्कूल कॉलेजेस से, ये सब जगह से ये सीखने का काम हो ही रहा है। तो जहाँ हम बात कर रहे थे उसको मैं वापस समराइज कर दूं कि सम्मान को अगर सेल्फ के आधार पर, मैं के आधार पर देखने जाते हैं तो ये दिखता है कि लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता
इन तीनों जगहों पर हम एक जैसे हैं, और इसमें ये दिख पाता है कि दूसरा मेरे जैसा है। दूसरे को अपने जैसा मानव के रूप में स्वीकार पाना ये सम्मान का न्यूनतम जगह है। हमारे और अगले में अंतर कहाँ है देखिएगा, तो योग्यता की जगह पर अंतर है। और ये योग्यता की जगह पर अंतर कोई भेद या झगड़े का कारण नहीं बनती है, क्योंकि अगर मुझे दूसरा हमसे अधिक समझदार जिम्मेदार दिखाई देता है तो मैं सीखने समझने को तत्पर होता हूँ, और अगर मैं अधिक समझदार हूँ तो मैं पहले जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ और फिर आपको सीखने समझने में सहयोग कर पाता हूँ। मेरा अगर जिम्मेदारी पूर्वक जीना नहीं होता है ना, तो आपकी हमसे सीखने समझने की तत्परता ही नहीं बनती है, तत्परता ही नहीं बनती है। फिर हमको लगता है कि हम तो अच्छा बात बता रहे हैं इसको, ये उठ के चला जाता है वहाँ से। होता है कई बार, घर में लोग देखते हैं आप दरवाजे के इधर से घुस रहे हैं ना, अगला दूसरे साइड से बाहर निकल जाता है कि भागो नहीं तो अभी पकाने वाला है हमको। तो हमको ये समझना जरूरी है कि हमारे जीने से, हमारे आचरण से जब अगले को आराम मिलना शुरू होता है ना, तब वो हमारे सम्मुख होता है और हमसे कुछ सीखने समझने को तैयार होता है। ये सम्मुखता होना जरूरी है। आप बैठे हुए भी अगर ध्यान यहाँ नहीं रखते, ठीक, तो ज़बरदस्ती कोई पकड़ के बैठा भी दे, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता हमारा आपका। कैसे होगा, कैसे होगा? होता नहीं होगा, तुम प्रमाण हो इस बात की। तो ये दिखाई देता है कि ये कम्युनिकेशन होने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर मैं अधिक समझदार जिम्मेदार हूँ तो मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी रिएक्शन के। क्योंकि हमको दिख गया कि दरवाजे से बाहर निकला जाता है तो दीवार में सर क्यों मारेंगे? मारेंगे? दीवार में सर मारने का मतलब ही होता है कि हमको भी नहीं पता है दरवाजा कहाँ है। इसके विपरीत जो हम भेद करने का काम करते ना, अलग अलग आधार पर, आयु, जाति, वंश, लिंग, धन, पैसा, वाद, संप्रदाय, इसमें से जिस आधार पे भी हम भेद करें, ये भेद किसी भी मनुष्य को किसी भी जगह स्वीकार नहीं होता। और इस भेद के विरोध में कोई ना कोई आंदोलन खड़ा हो ही जाता है। ठीक है, ऐसा होता कि नहीं, विचार करके देखा जाए। सम्मान की ये परिभाषा, ये डेफिनीशन आपको स्वयं के लिए ठीक लगता है कि नहीं, ये देखा जाए। ठीक, और इसके आधार पर जीना अगर हमारा नहीं होता है तो समस्याएं क्या क्या होती हैं उसको देखा जाए। हम अभी ब्रेक करते हैं।